तो हेलो एवरीवन, आज से मैं एक न्यू मानवा को स्टार्ट करने वाला हूँ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके मैंने 1 से 4 चैप्टर पढ़े थे जो मुझे बहुत अच्छे लगे थे, तो सोचा क्यों ना मैं इसे एक्सप्लेन कर दूं। और अगर आपने इस मानवा को पहले देख रखा है तो भाई तुम्हारे पास काम धंधा नहीं है क्या? तुम सब बस मेरी वीडियो देखा करो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग में हम जियांग को देखते हैं जिसे कुछ लोगों ने रस्सी से बांध कर लटकाया हुआ था और उसके नीचे पिंजरे में कुछ ज़ॉम्बी जैसे दिखने वाले लोग थे। तभी वहाँ पर खड़ी एक लड़की कहती है, जियांग अब तुम्हारे सभी दोस्त मर चुके हैं, तुम्हें नहीं लगता अब तुम्हारे लिए लाइफ बहुत ही मीनिंगलेस है? ये सुनकर जियांग कहता है, ये सब मेरी वजह से हुआ है, नहीं तो आज मेरे सभी साथी ठीक होते। और तुम एबे लड़की, तुम तो एक दर्दनाक मौत डिजर्व करती हो। ये सुनकर वो लड़की अपने बीएफ के पास जाते हुए कहती है, तुम उसे देख रहे हो, वो फिर से मेरे ऊपर गुस्सा हो गया। तब वो इंसान कहता है, चलो अब इसे धीरे धीरे टॉर्चर करते हैं। फिर वो कहता है, और जियांग तुम्हारा थैंक, तुम्हारे कारण हमें कुछ महीनों का खाना मिल चुका है, जिस वजह से अब हम कुछ महीने आराम से रह सकते हैं और इजिली सरवाइव कर पाएंगे। ये बोलते ही वो आदमी रिमोट का बटन प्रेस कर देता है, जिस कारण जियांग डायरेक्ट जाकर उस पिंजरे में गिरता है और नीचे गिरते ही ज़ॉम्बी उसे नोच नोच कर खाने लगते हैं। तब जियांग दर्द से चिल्लाते हुए सोचता है, जिंग और ली, अगर मुझे एक और चांस जिंदा रहने को मिला तो मैं तुम्हें तुम्हारी कर्मों की सजा जरूर दूंगा। तभी उसकी अचानक से आंखें खुलती है। उसके सामने एक लड़की खड़ी होती है जो कहती है, जियांग तुमने प्रॉपर्टी में मेरा नाम क्यों नहीं लिखा? क्या तुम मुझसे प्यार भी करते हो? दूसरी तरफ जियांग कंफ्यूज होते हुए सोचता है, ये क्या हो रहा है, कहीं मैं वापस से पैदा तो नहीं हो गया? एक मिनट, क्या मैं ज़ॉम्बी अटैक से पहले वाले टाइमलाइन में आ गया हूँ? पिछली लाइफ में जिंग ने मेरी सभी प्रॉपर्टीज को अपने नाम पर कर लिया था, ऊपर से मुझे मरने के लिए भी छोड़ दिया था। और जब ज़ॉम्बी अटैक हुआ था उसमें लाखों लोग मारे गए थे। उस टाइम मैंने अपने स्किल और अपने दोस्तों की मदद से एक ऐसी जगह को बनाया जहां हम सेफ रह सकते थे। मगर किसने सोचा था ये जिंग हमसे हेल्प मांगते हुए आएगी, और जैसे ही हमने इस पर दया करके गेट ओपन कर दिया और उसे अंदर आने का परमिशन दे दिया, वैसे ही ये दुश्मनों को एंटर करवा देगी हमारे सेफ जगह पर, और उसके बाद ये मेरे 4 लाख येन भी ले जाएगी। जिंग उसके सामने खड़ी होकर कह रही होती है, क्या तुम मुझे सुन भी रहे हो? तब वो सोचता है, ये कितना इवल है, मगर मुझे अभी सोच समझ कर काम करना पड़ेगा। ये सब याद करके जियांग उसे गेट से बाहर धक्का दे देता है और बाहर आकर जिंग सोचती है, इस जियांग को क्या हो गया अचानक से, ये तो मेरे आगे पीछे घूमा करता था। दूसरी तरफ जियांग टाइम और डेट देखते हुए सोचता है, अब मेरे पास सिर्फ 11 महीने बचे हैं, मुझे ज़ॉम्बी अटैक होने से पहले सभी चीजों की तैयारी करनी होगी। तभी उसे एक स्क्रीन टाइप का कुछ दिखता है जिस पर लिखा होता है, ज़ॉम्बी अटैक में अब सिर्फ 1 महीना बचा हुआ है, उससे पहले तुम्हें ये सभी लेवल कंप्लीट करना होगा और तुम्हें 1 साल के खाने का सप्लाई इकट्ठा करना होगा, और इसके बदले तुम्हें 10 पॉइंट्स मिलेंगे, जिसके बदले तुम सिस्टम में कुछ फीचर्स को यूज कर पाओगे। ये देखकर जियांग सोचने लगता है, आखिर इस रिवार्ड पॉइंट के बदले मुझे क्या मिलेगा, आखिर ये सिस्टम क्या देगी? तब वो देखता है उसे 20 पॉइंट्स में फिजिकल पावर बढ़ाने वाला ऑप्शन मिल सकता है और 2 पॉइंट में फार्मिंग के टूल्स के सप्लाई मिल सकते हैं और 10 पॉइंट्स में प्रोटैगनिस्ट सप्लाई मिलेगा। फिर वो याद करता है कैसे वो पिछले लाइफ में 1-1 रुपए बचाता था ताकि वो जिंग को ब्राइट ड्रेस दिला सके, और जिसकी वजह से वो कुपोषण का शिकार भी हो गया था। वो ढंग से खाना भी नहीं खाता था ताकि वो पैसों को बचा सके। फिर वो एक फूड ऑर्डर ऐप देखते हुए सोचता है, अब तो 1 महीने में ज़ॉम्बी अटैक होने वाला है, इसलिए क्यों ना उससे पहले मैं कुछ खाना खा लूं। और उसके बाद वो बहुत सारे टेस्टी टेस्टी खाना ऑर्डर करता है, जिसे खाते हुए उसे ऐसा फील होता है जैसे उसके पास बहुत सी एनर्जी आ चुकी है। तभी वो नोटिस करता है उसके पास जिंग की दोस्त का कॉल आता है। ये देखकर वो सोचता है, क्या उस एविल लड़की ने अपने दोस्त को सब बातें बता दी? और जैसे ही वो कॉल रिसीव करता है वैसे ही उसकी दोस्त चीखते हुए कहती है, तुम जिंग को ऐसे कैसे ट्रीट कर सकते हो, वो तो बस चेक करना चाहती थी तुम मुझसे प्यार करते भी हो कि नहीं, अगर तुम उसे अभी प्रॉपर्टी नहीं दोगे तो कब दोगे? अब तुम्हारी उससे शादी होने वाली है ना? वो तुम्हें टेस्ट कर रही थी मगर तुम उसमें भी फेल हो गए, और अगर तुम जिंग को मनाना चाहते हो तो यहाँ पर प्रॉपर्टी उसके नाम करके और 1 मिलियन कैश लेकर आ जाओ, तब मैं उससे बात कर सकती हूँ तुम्हारे बारे में, नहीं तो तुम्हारा ब्रेकअप हो जाएगा। ये सुनकर जियांग चिल्लाते हुए कहता है, तुम अपने आप को समझती क्या हो जो मुझे टेस्ट करने चली, अब यहाँ से दफा हो जाओ। ये कहते हुए वो कॉल को कट कर देता है और उसके बाद चैन की सांस लेकर सोचने लगता है, अब वो जमीन का इंतजाम कहाँ से करे, अगर जमीन होगा तभी तो शांति से रह पाएगा ज़ॉम्बी अटैक के बाद भी। फिर वो सोचता है, मुझे एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ मैं अपना माहौल बना सकूं जो हर चीज से सेफ हो, और साथ ही साथ वो नदी के किनारे होना चाहिए। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी एक लड़की उसे ग्रीट करते हुए पूछती है, हेलो सर, क्या आप यहाँ पर प्रॉपर्टी रेंट करने आए हैं या फिर खरीदने? तब जियांग कहता है, नहीं मैं यहाँ आया हूँ। तभी अचानक से वहाँ पर उस लड़की का मैनेजर आता है जो उससे कहता है, वहाँ जाकर हेल्प करो, अभी बहुत सारे बॉक्सेस को साइड करना है। तब वो लड़की कहती है, मैनेजर जू, मुझे अभी एक क्लाइंट से डील करना है।
तब वो कहता है निंग, क्या तुम भूल गई जो मैंने सिखाया था तुम्हें? तुम्हें अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है और मैं जो बोलूंगा वही तुम्हें करना है। फिर वो जियांग को देखते हुए कहता है, इसके जैसा भिखारी एक टॉयलेट पेपर भी नहीं खरीद सकता और तुम घर की बात कर रही हो? क्या यही तुम्हारा क्लाइंट है? ये सुनकर जियांग कहता है, क्या तुम मुझे नीचे दिखा रहे हो? जिस पर वो इंसान कहता है, मैं तुम्हारे जैसा कुत्तों को उसकी औकात दिखा रहा हूँ। अगर तुम एक टॉयलेट भी खरीद लोगे तो मैं तुम्हारा शिट खाने को तैयार हूँ। लिटरली भाई वो कह रहा है मैं तुम्हारा टट्टी खाने को तैयार हूँ। ये सुनकर जियांग उसकी तरफ गुस्से में देखने लगता है और कहता है, ठीक है, फिर मैं तुम्हारे लिए फ्रेश शिट तैयार करता हूँ। फिर वो अपना कार्ड निकालते हुए कहता है, मिस, मैं यहाँ घर रेंट या सेल करने नहीं आया, बल्कि मैं यहाँ पर एक लैंड खरीदने आया हूँ। ये सुनकर आसपास के लोग कहते हैं, क्या इसे पता भी है आजकल की लैंड की कीमत कितनी है? लगता है बहुत ही अमीर है। तब निंग कहती है, वेलकम सर, मैं आपको कुछ लैंड्स की डिटेल बताती हूँ। ये देखकर मैनेजर कहता है, बोलने को तो कोई भी बोल सकता है और पेमेंट के टाइम पता चलेगा इसकी औकात कितनी है। और दूसरी तरफ निंग जियांग को कुछ पेपर डिटेल्स देते हुए कहती है, अभी इतनी प्रॉपर्टी अवेलेबल है, आप एक बार इसे देख लीजिए, फिर मैं आपको डिटेल्स बताती हूँ। तब जियांग कहता है, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स बताता हूँ, अब देखकर बता दो मेरे लायक कोई लैंड है कि नहीं। ओके, फिर मुझे एक ऐसा लैंड चाहिए जो माउंटेन्स और रिवर के नजदीक हो, खास तौर पर ऐसे रिवर के पास जो बहता हुआ हो, ट्रांसपोर्ट की दिक्कत ना हो और आसपास कुछ फैक्ट्रीज और बिल्डिंग्स हो। ये सुनकर निंग कहती है, एक मिनट, आप मुझे सोचने दो। तभी वहाँ मैनेजर आते हुए कहता है, ईस्ट में एक ऐसी प्रॉपर्टी है, शायद इसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तब निंग कहती है, मैनेजर आपको पता है ना, वहाँ पर सभी लैंड पर जितनी भी फैक्ट्री बनी है उसका काम बीच में ही रुक जाता है। क्या आप चाहते हो मैं अपने क्लाइंट के साथ एक ऐसा लैंड बेचूं जिसका कोई फायदा नहीं होने वाला? तब मैनेजर कहता है, ये इंसान यहाँ पर लैंड खरीदने नहीं बल्कि टाइम पास करने आया है, तुम्हें इसके रिक्वायरमेंट से पता नहीं चला? तब जियांग पूछता है, क्या ईस्ट वाला लैंड सही में मेरे रिक्वायरमेंट्स में पड़ता है? तब वो लेडी कहती है, यस सर, मगर वहाँ पर जितनी भी फैक्ट्री स्टार्ट हुई है उनका काम बनने से पहले ही रुक गया था। डिटेल्स को देखते हुए जियांग कहता है, ये लैंड तो मेरे हिसाब से परफेक्ट है, मैं यहाँ पर वायर्स लगा सकता हूँ जॉम्बी से बचने के लिए, ऊपर से वहाँ फैक्ट्रीज भी स्टार्ट नहीं हुई है जिससे लैंड का प्राइस बहुत ही कम होगा। फिर वो कहता है, ठीक है, मुझे ये लैंड चाहिए, क्या हम अभी कॉन्ट्रैक्ट बनाकर साइन कर दे? तब निंग पूछती है, सर क्या आप सही में वो लैंड खरीदना चाहते हो जहाँ अभी तक फैक्ट्री बनकर तैयार भी नहीं है? तब जियांग कहता, हाँ बिल्कुल, आप कॉन्ट्रैक्ट बना दो, उसके बाद मैं पेमेंट कर देता हूँ, वैसे भी कोई इंतजार कर रहा है शिट खाने का। ये सुनकर मैनेजर को बहुत गुस्सा आता है मगर वो कुछ भी बोल नहीं पाता और जियांग के पेमेंट करते ही मैनेजर अपना सर पकड़ते हुए सोचता है, कोई इंसान अपना पैसा ऐसे प्रॉपर्टी पर कैसे वेस्ट कर सकता है। तब जियांग उसके पास जाते हुए कहता है, मैंने पेमेंट भी कर दिया है, क्या अब तुम तैयार हो अपना परफॉर्मेंस देने के लिए? अगर मुझे तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा लगा तो मैं तुम्हें कुछ पैसे भी दे दूंगा। फिर जियांग वहाँ से जाने लगता है मगर वहाँ पर खड़े कुछ लोग उसकी वीडियोस बनाने लगते हैं और मैनेजर को शिट खाने के लिए बोलने लगते हैं। अब जियांग जाते हुए सोचता है, मैंने लैंड तो ले लिया, अब बचा हुआ है फूड और सप्लाई, वो भी 1 साल का, अब मैं ये कैसे करूँ? लैंड तो मैंने ब्राइड वाले मनी से खरीद लिया। तभी उसे जाते हुए वही इंसान देख लेता है तो स्टार्टिंग में जिंग के साथ मिलकर जियांग को जॉम्बिस के सामने फेंक दिया था। उसे देखकर वो सोचता है, आखिर ये यहाँ क्या कर रहा है? फिर वो आगे बढ़ जाता है जहाँ वही लोग मैनेजर को शिट खाने पर मजबूर कर रहे थे। तब वो चिल्लाते हुए पूछता है, तुम सब क्या कर रहे हो? अब ये सीन यही कट होता है। अब हम जिंग को देखते हैं जिसके पास उसी आदमी ली का कॉल आता है जो उसे कहता है, तुम्हें पता है जियांग आज यहाँ पर आया था और उसने कुछ प्रॉपर्टी भी खरीदा है। ये सुनकर जिंग हैरान हो जाती है। फिर वो कहता है, मुझे लगा था उसने जो ब्राइड के लिए पैसे इकट्ठा किए थे वही उसने यूज किए हैं। ये सुनकर वो चिल्लाते हुए कहती है, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पैसों को हाथ लगाने की? तब ली कहता है, गुस्सा होने से अच्छा जाकर उससे पता करो आखिर क्या चल रहा है। तब जिंग कहती है, इसमें पूछने वाली क्या बात है, वो हमेशा मेरे पैसों को यूज करता है, अब मैं उसे ऑनलाइन एक्सपोज कर दूंगी। दूसरी तरफ जियांग सोच रहा था, घर बनाने और फूड सप्लाई खरीदने के लिए बहुत से पैसों की जरूरत पड़ेगी, मैं उन्हें कहाँ से लेकर आऊँ? तभी वहाँ पर जिंग और उसकी दोस्त आ जाती है जिसे देखते हुए जियांग पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जिंग आते ही पूछती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पैसों को हाथ लगाने की? तब जियांग गुस्सा होते हुए कहता है, आखिर तुम किस चीज की बात कर रही हो? तब वो कहती है, मुझे पता है तुमने ब्राइड मनी से लैंड ले लिया है, वो ब्राइड मनी मेरा था, मेरा, समझे? तब वो कहता है, ये तुम क्या बकवास कर रही हो, मेरे पास बहुत से पैसे है, मैंने तुम्हारे पैसों को हाथ तक नहीं लगाया, तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे और ली के अफेयर के बारे में कुछ भी नहीं पता? ये सुनकर जिंग मन ही मन सोचती है, इसे मेरे और ली के बारे में कैसे पता चला? फिर वो उन्हें घर से निकाल देता है। तब उसकी दोस्त उन्हें शांत करवाते हुए कहती है, शांत हो जाओ, हो सकता है तुम्हारे दोनों के बीच कोई गलतफहमी हो गई हो, कपल्स के बीच तो ये होता ही रहता है। तब वो कहता है, ये कोई गलतफहमी नहीं है बल्कि इसका उस बुढ़े ली के साथ अफेयर चल रहा है, अब तुम्हें जहाँ जाना है जाओ मगर तुम मेरे आंखों के सामने मत दिखना। ये सुनकर जिंग वहाँ से जाते हुए सोचती है, आखिर इसे पता कैसे चला?
हम दोनों जब भी रूम्स बुक करते थे तब हम ध्यान रखते थे कोई हमें ना देखे। फिर उसकी दोस्त पूछती है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, क्या तुम्हारा सही में उस बुढ़े ली के साथ अफेयर चल रहा है? तब वो कहती है हाँ, हमने बस एक दो बार होटल बुक किया था। ये सुनकर उसकी दोस्त परेशान होते हुए कहती है अब तो सिचुएशन हाथ से बाहर निकल चुका है, अब चलो घर चलकर कुछ सोचते हैं। फिर उसकी दोस्त इवल सा फेस बनाते हुए सोचती है अब तुमने जियांग के साथ अपना रिलेशन खराब ही कर लिया है तो अब मैं पीछे नहीं हटने वाली हूँ, आखिरकार मैं तुम्हारी बहन जो हूँ। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ जियांग अपने फैक्ट्री वाले लैंड के पास जाकर उसे देखते हुए पूछता है ये कितने दिन में रिनोवेट हो जाएगा। तब वो इंसान कहता है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें यहाँ बुलेट प्रूफ ग्लासेस लगाने हैं, थिक स्टील से सभी चीजें बनाना है और बुलेट प्रूफ डोर भी चाहिए, लेकिन आप ये सब किस चीज के लिए बनवा रहे हैं? ये सुनकर जियांग कहता है आपको ज्यादा कुछ क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं है, आप बस ये बताइए कितना टाइम और पैसे लगने वाले हैं। तब वो इंसान कहता है ये काम 1 महीने में नहीं होने वाला। तब जियांग कहता है मुझे ये बात नहीं सुनना, अगर आप नहीं करोगे तो मैं किसी और को ढूंढ लूंगा। तब वो कहते हैं मगर वर्कर्स की लाइफ भी तो इस पर डिपेंड करती है, वैसे काम तो हो जाएगा मगर पैसे ज्यादा लगने वाले हैं। तब जियांग उससे उसका प्राइस पूछता है। तब वो कहता है आपको पता ही है 1 महीने में काम कंप्लीट करने के लिए वर्कर्स को दिन रात काम करना होगा। तब जियांग कहता है 20 मिलियन काफी रहेंगे ना? ये सुनकर वो कहता है हाँ, मगर 5 मिलियन डिपॉजिट मिल जाता तो हम काम स्टार्ट कर देते। ये सुनकर जियांग कहता है 1 हफ्ते के अंदर पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर वो इंसान मान जाता है। तभी उसके पास जिंग की दोस्त आकर जियांग का हाथ पकड़ लेती है और उसे प्यार से कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये देख कर जियांग मन ही मन सोचता है पिछले लाइफ में इसने और जिंग ने मिलकर मेरी फैमिली की पूरी प्रॉपर्टी हड़प ली, मैं इस लाइफ में इन दोनों से बदला जरूर लूंगा। फिर वो पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तब वो कहती है क्या तुमने यही लैंड खरीदा है? वैसे यहाँ का सीनरी बहुत ही अच्छा है, क्या तुम यहाँ पर विला बनाने की सोच रहे हो? ये सुनकर जियान उससे अपने से दूर करते हुए कहता है मैं यहाँ कुछ भी बनाऊँ, तुम्हें इससे क्या मतलब? ये देखकर वो मन ही मन सोचती है आखिर इसे हुआ क्या है, आज ये बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा है। पहले जब मैं इसे टच करती थी तब ये ब्लश करने लगता था और इसका हार्ट बीट भी बढ़ जाता था, मगर आज कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। फिर जियांग वर्कर्स को बताने लगता है गेट को और एक्सपेंड करो। उसे ऐसा करते हुए देखकर वो गुस्से में सोचती है अब ये जिंग को पसंद नहीं करता और अगर ये मुझे पसंद करने लगा तो ये पूरी प्रॉपर्टी मेरी होगी। अब हम जियांग को देखते हैं जो घर आकर कुछ डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए सोच रहा था मैंने घर को लोन पर रख दिया है जिससे मुझे सिर्फ 3 मिलियन वॉन मिले हैं जो कंस्ट्रक्शन के लिए काफी नहीं है, मुझे अब कोई रास्ता ढूंढना होगा पैसे कमाने का। 1 मिनट, अभी ज़ॉम्बी अटैक होने वाला है, अगर मैंने एक ही घर बहुत सारे लोगों को लोन पर दे दिया तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अब सिर्फ 1 ही महीना बचा हुआ है। तभी उसके गेट को कोई नॉक करता है। ये सुनकर वो सोचता है वो ओल्ड मैन वापस से आ गया। फिर वो बताता है मेरे नीचे वाला नेबर एक ओल्ड मैन है जो कि फर्स्ट और सेकंड फ्लोर खरीद चुका है और अब वो मेरा 3rd फ्लोर भी खरीदना चाहता है, मगर मैं इस घर को अपने शादी के बाद यूज करने वाला था इसलिए मैंने बार बार इसे सेल करने से मना कर दिया था। इसने हर टाइप का बेकार काम किया है जिससे मैं तंग आकर ये घर इसे बेच दूं। फिर वो अपना गेट खोलता है। तब ओल्ड मैन उस पर चिल्लाते हुए कहता है क्या तो फिर से कल क्लबिंग करने गया था? तब जियांग भी चिल्लाते हुए बताता है वो कल 10 बजे ही सो गया था, ना कि कहीं क्लबिंग करने गया था। अब आप इसे बंद कर दो, मुझे पता है आप मेरा घर खरीदना चाहते हो और अब मैं आपको ये जगह बेचने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर ओल्ड मैन खुश हो जाता है। फिर जियांग उसे बताता है उसकी एक कंडीशन है, वो इस घर को बेचने के बाद भी कम से कम 6 महीने के लिए इसमें रहेगा जब तक उसका न्यू घर नहीं बन जाता और उसे अपना न्यू घर बनवाने के लिए 5 मिलियन चाहिए, इसलिए आपको मुझे वो पैसे एडवांस देना होगा। फिर वो कहता है अगर आपको ये कंडीशन नहीं माननी तो आप यहाँ से चले जाओ। तब ओल्ड मैन कहते हैं ठीक है, मगर मुझे तुम्हारे साइन चाहिए होंगे कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर। तब जियांग कहता है कॉन्ट्रैक्ट की चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको, मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ। फिर वो मन ही मन सोचता है ओल्ड मैन अब तुम अपने इसी घर में मरने के लिए तैयार रहो। अगर इस ओल्ड मैन ने 5 मिलियन दे दिए और पहले के 3 मिलियन दोनों मिलकर मेरे पास टोटल 8 मिलियन हो जाएंगे। सबसे पहले मुझे सिस्टम का टास्क कंप्लीट करके रिवॉर्ड लेना चाहिए। अब हम जियांग को सुपरमार्केट में देखते हैं जहां वो 1 साल के खाने का सप्लाई इकट्ठा कर रहा था। उसे ऐसा करते हुए देखकर लोगों को लग रहा था ये पागल हो चुका है, तभी तो इतना सारा सामान खरीद रहा है। फिर जियांग सभी सामान को लेने के बाद वो सबसे पहले सिस्टम से एपोकलिप्स बॉक्स को अनलॉक करता है, जिसे अनलॉक करते ही उसके पास एक रिंग आ जाती है। इस रिंग में कोई भी सामान रखने से वो चीज खराब नहीं होगा क्योंकि रिंग के अंदर जो टाइम है वो सेम रहता है और टाइम कभी भी चेंज नहीं होता। इस कारण उस स्पेस के अंदर रखा हुआ सभी सामान बिल्कुल फ्रेश रहेगा। तभी वहाँ पर स्टोर का मैनेजर कुछ ऑफिसर के साथ आता है जो आते ही कहता है कौन यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। उसे देखकर जियांग सोचता है इसका नाम टैंग है जो कि स्कूल में सभी वीक बच्चों को बुली किया करता था। हमारे स्कूल में काफी ज्यादा विवाद हुए थे, मुझे पता नहीं था मैं इस तरह से इससे टकरा जाऊंगा। फिर टैंग उससे कहता है तुमने जहाँ से सामान लिया है वहीं पर उसे रख दो
दो। तब जियांग कहता है टैंग ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम अभी भी वीक लोगों को बुली करते हो? मैं तो यहाँ पर सामान खरीदने आया हूँ। क्या तुम अपने कस्टमर को ऐसे ट्रीट करते हो? फिर टैंग कहता है उन सामान के पैसे अभी पे करो, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होगा। अब काउंटर पर लोगों को बिल निकालने में 1 घंटे लग जाते हैं। तब टैंग उनसे जाकर पूछता है टोटल कितना हुआ? तब वो कहते हैं 56,000 प्लस युआन। तब टैंग मशीन आगे करते हुए कहता है जल्दी से पेमेंट करो। तब जियांग भी बड़े स्टाइल में कार्ड स्वाइप करते हुए पैसे पे कर देता है। ये देखकर टैंग वहाँ से जाने लगता है। तब जियांग उसे रोकते हुए कहता है तुमने काफी रूड वे में मेरे से बात किया था, इसलिए मेरे से अभी के अभी माफी मांगो, नहीं तो मैं ये पूरा सामान अभी वापस कर दूंगा। ये सुनकर टैंग चिल्लाते हुए कहता है तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे? ये सभी मामला देखकर वहाँ पर खड़े लोग भी जियांग के फेवर में बोलने लगते हैं और सभी चीजों को रिकॉर्ड भी करने लगते हैं। तब जियांग कहता है अभी माफी मांगो, अगर तुम्हारा माफी सिंसियर होगा तो मैं इससे 10 गुना सामान खरीदूंगा। ऐसा करो मशीन लेकर आओ, मैं तुम्हें अपने कार्ड का बैलेंस दिखाता हूँ। तब टैंग उसके अकाउंट का बैलेंस देखकर शॉक्ड हो जाता है। फिर जियांग उसे माफी मांगने के लिए कहता है। अब ये सुनकर तो टैंग को उसे माफी मांगना ही पड़ता है। तब जियांग जाते हुए कहता है आगे से इस बात का ध्यान रखना। तब टैंग पूछता है तुम इतना सारा सामान क्यों खरीद रहे हो? जियांग कहता है इससे तुम्हारा क्या मतलब? मेरा मन है मैं कितना भी सामान खरीदूं। तब टैंग कहता है तुम्हें और ज्यादा सामान चाहिए तो सुपरमार्केट काफी नहीं रहेगा, बल्कि तुम्हें होलसेलर को कांटेक्ट करना चाहिए। ये सुनकर जियांग उसकी तरफ देखते हुए कहता है तुम सुपरमार्केट में काम करते हो, इसका मतलब तुम होलसेलर को भी जानते होंगे है ना? तब टैंग कहता है तुम्हें जी याद है, वो एक होलसेलर है। फिर वो जी को कॉल करके बताता है उसने उसके लिए कस्टमर ढूंढा है। ये सुनकर जियांग सोचता है ये दोनों अभी भी टच में रहकर बिजनेस कर रहे हैं, अब तक इन दोनों ने कितना प्रॉफिट कमा लिया होगा। अब हम टैंग और जियांग को बाहर देखते हैं। तभी वहाँ पर एक कार बहुत ही स्पीड से आती है, जिससे टैंग लगभग उसे टकरा ही गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कार उसे ठोक देगा। अब हमें पता चलता है उस कार में कोई और नहीं बल्कि जी होता है, जो कि एक होलसेलर है। उसके कार से उतरते ही टैंग उसे जियांग के बारे में बताता है और कहता है ये हमारा क्लासमेट हुआ करता था। तब जी जियांग के ऊपर स्मोक फेंकते हुए कहता है अच्छा ये वही जियांग है। फिर वो जियांग के हुडी को देखते हुए कहता है ये फेक ब्रांड का है, मुझे उन लोगों से सख्त नफरत है जो गरीब होते हुए अपने आप को अमीर दिखाने की कोशिश करते हैं। तब जियांग कहता है ब्रांड के बारे में मुझे नहीं पता, मैंने तो इसे स्ट्रीट से लिया था। फिर वो टैंग का सिर पकड़ते हुए कहता है क्या तुमने मुझे इसी क्लाइंट के बारे में बताया था? क्या तुम मेरा टाइम वेस्ट करना चाहते हो? फिर वो उसे लात मारता है। तब टैंग उसे बताने की कोशिश करता है कि ये सही में बड़ा क्लाइंट है। तब वो कहता है मैं बिजनेस में बहुत ही टाइम से हूँ, मैं बस देख कर ही बता सकता हूँ कि अमीर कौन है और गरीब कौन है। तब जियांग कहता है तुम एक अनपढ़ इंसान हो, इसलिए शायद तुम्हें मेरा ऑरा समझ नहीं आ रहा। ये सुनकर जी उसका हुडी पकड़ते हुए पूछता है तुमने क्या बोला? तब जियांग कहता है मैंने बोला तुम लोगों को नीचे दिखाते हो। तब वो कहता है तुमने मुझे अनपढ़ कैसे बोला? तब जियांग उससे पूछता है क्या मैं तुम्हें गवार बोलूंगा तो तुम्हें चलेगा? तभी टैंग जियांग को बताता है इसे अनपढ़ सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए इन्हें मत बोलो। तब जी उसकी तरफ देखते हुए कहता है अगर तुम्हें बोलना नहीं आता तो तुम चुप ही रहो। फिर वो जियांग की तरफ देखते हुए कहता है अगर तुमने आज होलसेल में सामान नहीं खरीदा तो तुम अपने 2 पैरों पर नहीं जाओगे। तब जियांग कहता है तुम मेरे कॉलर पर से अपना हाथ हटाकर अपना अकाउंट नंबर बोलो। और उसके कुछ देर बाद ही जी के अकाउंट में मिलियंस डॉलर पहुंच जाते हैं। ये देखकर तो वो बंदा शॉक्ड हो जाता है। तब जियांग उसे बताता है उसने अभी 1 मिलियन एडवांस दिया है, उसे टोटल 5 मिलियन का सामान लेना है और बाद में तुम्हें 4 मिलियन मिल जाएंगे, इसलिए ट्रक लाकर सामान लोड करना स्टार्ट कर दो। फिर वो पूछता है तुम्हें किस टाइप का सामान चाहिए? तब जियांग कहता है राइस, ऑयल, सॉल्ट, स्नैक्स, ड्रिंक और कुछ भी खाने पीने का सामान। तब वो कहता है मुझे फॉलो करो और मन ही मन सोचता है मैं इसे वो सामान दे दूंगा जो कुछ दिन में ही एक्सपायर्ड होने वाला है। चलो मुझे एक गधा तो मिला जो मेरे से एक्सपायर होने वाला सामान खरीद लेगा। फिर वो कुछ सामान दिखाते हुए कहता है अगर तुम ये वाले लोगे तो मैं तुम्हें कम से कम 10% का डिस्काउंट दूंगा। तब जियांग कहता है ये तो क्वालिटी पर ही डिपेंड करेगा कि तुम कितना डिस्काउंट दोगे। फिर जियांग सामान को देखते हुए कहता है ये तो कुछ दिन में एक्सपायर्ड होने वाला है, तुम तो एक स्कैमर निकले। फिर जी उसे ऑफर देते हुए कहता है अगर तुम कुछ दिन में एक्सपायर्ड होने वाला सामान लोगे तो मैं तुम्हें 50% डिस्काउंट दूंगा, ये तुम्हें कैसा लगा? तब जियांग कहता है मुझे उसकी जरूरत नहीं है, मेरे 5 मिलियन सिर्फ अच्छी क्वालिटी के सामान खरीदने के लिए है। तुम्हारे पास जितने भी एक्सपायर होने वाले सामान है उनके लिए मेरे पास एक अलग ही प्लान है। फिर जी उससे पूछता है कैसा प्लान? तब वो कहता है मैं तुम्हारे एक्सपायर्ड होने वाले सभी प्रोडक्ट्स को ले लूंगा मगर पेमेंट 1 महीने बाद करूंगा। तब जी कहता है मगर उस टाइम तक सभी प्रोडक्ट्स एक्सपायर्ड हो चुके होंगे, अगर तुम मुझे उस टाइम पे नहीं करोगे तो मैं क्या करूंगा? तुम्हें तो पता ही है ये सब एक्सपायर्ड होने वाले हैं, क्या तुम किसी टाइप का चैनल चला रहे हो? तब वो कहता है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं कोई चैनल नहीं चला रहा बल्कि मैं खुद एक चैनल हूँ। फिर वो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है एक्सपायर होने वाले सामान तो क्या, जो एक्सपायर हो चुके हैं उनकी भी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, अभी तुम्हें कुछ टाइम में पता चल जाएगा। तब जी उससे पूछता है ऐसा क्या मतलब था? तब वो कहता है तुम ज्यादा मत पूछो, मैं तुम्हें एक एड्रेस भेज रहा हूँ, तुम वहाँ पर ये सामान पहुँचा दो। तब उसके पास एक कॉल आता है
जो रिसीव करते हुए वो वहां से चला जाता है, ये कहते हुए कि ये सब सामान पहुंचा देना। उसे जाते हुए देखकर जी कहता है ये तो एक एवरेज फैमिली से बिलोंग करता है, फिर उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए। अब हम उसी ओल्ड मैन को देखते हैं तो जियांग के पास पैसे लेकर आया था और कॉन्ट्रैक्ट देते हुए कहता है मैं तैयार हूँ इस कंडीशन के लिए। उसे देखकर जियांग सोचता है इसने घर तक नहीं देखा और फिर भी ये मुझे पैसे देने के लिए तैयार है। आखिर ये इस घर को खरीदने के लिए कितना डेस्परेट है। फिर वो उससे पूछता है आप इसे इतनी जल्दी क्यों खरीदना चाहते हैं। तब वो कहता है मेरी ग्रैंड डॉटर यहाँ शिफ्ट होने वाली है और इस एरिया में सिर्फ यही बिल्डिंग सेफ है, इसलिए मुझे तुम्हारा घर चाहिए ताकि यहाँ पर मेरी ग्रैंड डॉटर रह सके। ये सुनकर वो कहता है आपने तो सब सच्चाई बता दिया, आपको इसका डर नहीं है कि मैं इस घर का प्राइस बढ़ा दूंगा। तब ओल्ड मैन कहता है प्लीज ऐसा मत करना, ये पैसे मेरी 2 जनरेशन की सेविंग है। फिर जियांग उससे कहता है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इसका प्राइस नहीं बढ़ाऊंगा। उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है। ये देखकर ओल्ड मैन काफी ज्यादा खुश होता है। फिर वो कहते हैं मैं अब से तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा, इसलिए अब तुम आराम से अपने काम पर जा सकते हो। ये सुनकर जियांग सोचता है ये कितने ऑनेस्ट और काइंड है, ये आने वाले ज़ॉम्बी अटैक में ये और इनकी ग्रैंड डॉटर 1 महीना भी सरवाइव नहीं कर पाएंगी। फिर वो उन्हें रोककर उनका करंट एड्रेस पूछता है। अब हम जियांग को कंस्ट्रक्शन साइट पर देखते हैं जहां वहां के मैनेजर पूछते हैं बाकी का पेमेंट कब होगा। तब वो कहता है वो मैं कुछ टाइम में ट्रांसफर कर दूंगा, मगर अभी काम कैसा चल रहा है। फिर वो कहता है 70 से 80% काम हो चुका है, तुम एक बार इस डोर और वॉल को देखो, ये पूरी तरह से सेफ है। तब जियांग उससे पूछता है वेयर हाउस का क्या हुआ। तब वो कहता है वो पूरी तरह से प्रिपेयर है। ये सुनकर जियांग डायरेक्ट जी को कॉल करता है और सभी चीजों को जल्दी से जल्दी डिलीवरी करने को कहता है। अब हम वेयर हाउस का सीन देखते हैं जहां सभी वर्कर्स खुशी खुशी काम कर रहे थे क्योंकि सबको एक अच्छा अमाउंट मिला था काम करने के लिए। जियांग उन्हें गाइड करते हुए बता रहा था कौन सा सामान कहाँ रखना है और काम खत्म होने के बाद वो सभी चीजों को देखकर खुश हो रहा था। तभी वो देखता है सिस्टम में उसे 20 पॉइंट मिले हैं 1 साल का खाना अरेंज करने के लिए। 20 पॉइंट मिलते ही उसके सिस्टम में न्यू बॉक्सेस ऐड हो जाते हैं जिसमें उसके पास माइंड आई ओपन हो जाता है जिसके अंदर वो किसी का भी माइंड रीड कर सकता है जो उसके बारे में कुछ बुरा सोच रहा है या फिर उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। ये देखकर जियांग खुश होते हुए कहता है इसी की तो जरूरत थी मुझे। अब हम जियांग को एक ब्लैक मार्केट में देखते हैं जहाँ उसे ली दिखता है जो की अपनी गर्लफ्रेंड मतलब जिंग के लिए कुछ एंटिक चीजें ले रहा था जो की फेक थे। ये देखकर जियांग मन ही मन सोचता है जिंग बेकार में उल्लू बन रही है इन चीजों के लिए। फिर वो एक शॉप पर जाकर एक नाइफ देते हुए कहता है मुझे इससे भी शार्प नाइफ चाहिए। तब वो आदमी कहता है मैं यहाँ पर नाइफ को शार्प करने का काम करता हूँ, अगर तुम्हें नाइफ शार्प करवाना है तो खुद कर लो, नहीं तो यहाँ से दफा हो जाओ। ये सुनकर जियांग कहता है ये सब इतने टफ नहीं है जितने मुझे चाहिए। तब वो आदमी गुस्सा होते हुए कहता है क्या तुम यहाँ पर ट्रबल क्रिएट करने आए हो। तभी जियांग अचानक से उसके अकाउंट में 2 लाख ट्रांसफर कर देता है। ये देखकर वो इंसान शॉक्ड होते हुए दूसरे इंसान को शॉप देखने को कहता है और जियांग को उसे फॉलो करने को बोलता है। फिर वो उसे कुछ गन्स दिखाता है जिसे देखकर जियांग कहता है मुझे ऐसी सस्ती गन्स नहीं चाहिए बल्कि मुझे कुछ हैवी वेपन चाहिए, मुझे टोटल 2 मिलियन का वेपन लेना है, इसलिए अच्छा वेपन दिखाओ। उसकी ये बातें सुनकर वो कहता है आप हो कौन जो आपको इतना बड़ा ऑर्डर चाहिए। तब वो कहता है मुझे अपने साथियों के लिए चाहिए, मैं तुम्हें पूरी डिटेल्स नहीं बता सकता। उसके बाद वो गेट बंद करते हुए कहता है आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो, मैं ये सब हैंडल कर लूंगा, आप बस लिस्ट बनाकर मुझे दे दीजिए, मैं आपके एड्रेस पर पहुंचा दूंगा। उसके बाद वो जियांग को बाहर छोड़ता है। तभी उसे वहाँ पर ली दिख जाता है जो कहता है मुझे उम्मीद नहीं था तुम ब्लैक मार्केट में दिखोगे, अब मुझे समझ आया तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं और तुम जिंग को आजकल इग्नोर कर रहे हो, क्या बात है कहीं तुम्हारी फैमिली अमीर तो नहीं बन गई। उसकी ये सब बातें सुनकर जियांग सोचता है अब टाइम आ चुका है माइंड आई का यूज करने का। फिर जियांग देखता है वो सेलर काफी खुश है जियांग से। ये देख कर वो सोचता है ये अच्छे से काम कर रहा है। फिर वो कहता है ली तुमने इन्हीं चीप आइटम्स की मदद से जिंग को फंसाया था है ना। ये सुनकर वो आदमी गुस्सा होने लगता है। फिर वो आदमी पूछता है क्या आप इसे जानते हो। तब वो कहता हाँ ये मेरा एनिमी है। तब वो कहता है आप यहाँ से जाइए मैं इसे संभाल लूंगा। ये सुनकर जियांग जाते हुए कहता है ठीक है मगर उसे जान से मत मारना, मेरे पास इसके लिए कुछ और प्लान्स भी है। उसके बाद वो आदमी अपने साथियों के साथ मिलकर उसे कुत्ते की तरह मारने लगता है। ऐसा होता देखकर ली मन ही मन ठान लेता है जियांग से बदला लेने का और 2 दिन बाद जियांग के पास सभी वेपन पहुंच जाते हैं और उसके साथ ही वो फिजिकल पोशन अनलॉक कर लेता है जो कि 2 पॉइंट का था। उसके बाद वो उस पोशन को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है और कहता है एक नॉर्मल ह्यूमन का स्कोर 5 होता है, अब मैंने 2 ऐड कर दिया है तो मेरा फिजिकल एनहेंस हो गया है पूरे 40% से, अब मेरे पास ज्यादा स्ट्रेंथ है नॉर्मल ह्यूमन के मुकाबले। उसके बाद वो एक फिजिकल एनहेंसमेंट पोशन भी इंजेक्ट कर लेता है। अब उसके पास 60% एक्स्ट्रा एनर्जी है नॉर्मल ह्यूमंस के मुकाबले। उसके बाद वो एक स्टील के पाइप को उठाता है जो उसके हाथों के फोर्स से बैंड हो जाता है। उसके बाद वो उसे दीवार के साइड फेंकता है जिससे उसमें क्रैक आ जाते हैं। ये देखकर जियांग कहता है अब मैं ज़ॉम्बी का सामना कर सकता हूँ बिना किसी डर के।
ये वेपन जो मैंने मंगाए हैं वो ज्यादा जगह नहीं लेंगे, इसलिए मुझे इन सभी को स्पेस रिंग में डाल देना चाहिए ताकि ये सभी वेपन सेफ रहे। उसके बाद वो सभी वेपन्स को अपने रिंग के अंदर डाल देता है और कहता है कल फर्स्ट डे है ज़ॉम्बी अटैक का, अब मुझे और क्या करना चाहिए उससे पहले। तभी उसे उन ओल्ड मैन और उनकी ग्रैंड डॉटर का ख्याल आता है। ये सोचकर वो अब उन्हें इग्नोर ना करने का सोचता है। फिर वो कहता है मैं उनके पास ज़ॉम्बी अटैक से बचने के लिए कुछ सामान भेज दूंगा, अब उनके ऊपर डिपेंड करता है वो जिंदा रह पाते हैं या नहीं। ये सब मैं उनके लिए इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने इस घर को बिल्ड करने के लिए मुझे फंड दिया था। अब हम जियांग को देखते हैं जो उन्हीं ओल्ड मैन के घर पहुंच चुका था, जिसकी हालत देखकर वो समझ जाता है उन ओल्ड मैन के पास सही में पैसे नहीं थे। अब वो अपने रिंग से बहुत सारे बॉक्सेस निकालता है जिसमें खाने पीने के सप्लाई थे। फिर वो गेट नॉक करता है, वो डोर ओपन करते ही कहता है मैं रेंट कल दे दूंगा। तभी वो देखते ये तो जियांग है। फिर वो पूछते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब वो कहता है आप पहले इन बॉक्सेस को अंदर रखवाने में मेरी हेल्प कीजिए, मैं बाकी की बातें बाद में समझाऊंगा। फिर वो सभी सामान अंदर रखवाने के बाद ओल्ड मैन कहते हैं तुम यंग लोगों के पास तो बहुत ही एनर्जी होती है, आज पता चला। फिर जियांग कहता है आपका घर तो बहुत सेफ दिख रहा है और आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर आप इन चीजों का अच्छे से यूज करोगे तो ये कम से कम 6 महीने तक चलेगा। और कल से तभी उसकी नजर एक फोटो फ्रेम पर पड़ती है जिसे देखते हुए कहता है लिली। तब ओल्ड मैन कहते हैं हाँ मगर तुम्हें कैसे पता, क्योंकि मैंने तो इसका नाम नहीं बताया। फिर वो पूछता है वो अभी कहाँ पर है। तब वो बताते हैं वो घर वापस आ गई है स्कूल से, अब वो न्यू वाले घर में रहेगी, उसके बाद हम उसका स्कूल भी यहीं पर ट्रांसफर करवा देंगे। तभी जियांग को याद आता है वो लिली से पहले भी मिल चुका है जब ज़ॉम्बी अटैक स्टार्ट हुआ था, जहाँ वो रोते हुए बता रही थी उसने अपने दादाजी को अकेले ही घर पर छोड़ दिया है। फिर वो सोचता है मुझे याद है लिली ने बताया था उसके ग्रैंडफादर ने ही उसे पाला है, वो बहुत ही मेहनत से एक एक रुपए बचाकर उसे पढ़ाए थे, मगर ज़ॉम्बी अटैक में वो उसकी जान बचाते हुए मारे गए। फिर वो सोचता है अब मैं इनकी जान जरूर बचाऊंगा ताकि तुम्हें रिग्रेट ना हो। फिर वो कहता है ओल्ड मैन आप कल से मेरे घर में शिफ्ट नहीं हो रहे। ये सुनकर वो कहते हैं क्या तुम अब वो घर मुझे नहीं दोगे। फिर वो कहता है कल से ये दुनिया हेल बनने वाली है, अब ना ही आपका वो घर और ना ही लिली का एडमिशन इम्पोर्टेंट है, अब जल्दी से लिली को स्कूल से पिकअप कर लीजिए, मैं आपको एक सेफ जगह दूंगा रहने के लिए। तब वो कहते हैं ये तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये सुनकर वो परेशान होते हुए सोचता है अभी ये बहुत ही ओल्ड हो गए हैं मेरी बातों को समझने के लिए। फिर वो अपने रिंग की मदद से उस घर की सभी चीजों को रिंग स्पेस में भेज देता है जिससे पूरा घर खाली हो जाता है। ये देखकर ओल्ड मैन शॉक्ड हो जाते हैं। फिर वो कहता है मेरे पास सुपर पावर है, मैं फ्यूचर देख सकता हूँ, अब आप लिली और अपने आप को बचाना चाहते हैं तो मेरे साथ चलिए। पहले आप बताइए उसका स्कूल कहाँ पर है। फिर वो जल्दी से ओल्ड मैन को कार से लेकर उसके स्कूल पहुंच जाता है, जहां वो पूछता है वो कौन से डॉम में है, आपको पता है। तब वो हाँ में जवाब देते हैं। अब हम स्कूल का सीन देखते हैं जहां कुछ गर्ल्स लिली को बुली कर रही थी। तभी वहां पर ग्रैंडफादर आते हैं जो परेशान होते हुए पूछते हैं ये तुम सब क्या कर रहे हो मेरी लिली के साथ। तभी वहां पर कुछ बॉयज आते हैं जो ओल्ड मैन को वहां से जाने के लिए कहते हैं, मगर वो वहां से नहीं जाते और उन्हें मारने की कोशिश करते हुए कहते हैं क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। तभी एक बंदा उन्हें बैट से मारने की कोशिश करता है, मगर उसके मारने से पहले जियांग उस बैट को पकड़ लेता है। फिर वो उस बंदे को एक किक में ही दूर कर देता है। ये देखकर उसके साथी भी जियांग को मारने आते हैं, मगर वो एक एक करके सभी को कुत्ते की तरह धो देता है। ये देखकर वो पुलिस लड़की डरते हुए पूछती है तुम्हें क्या चाहिए। फिर जियांग एक लड़की का बाल पकड़ते हुए कहता है तुम्हें दूसरों का बाल पकड़ना पसंद है ना। उसके बाद वो एक नाइफ निकालता है जिसे देखकर सब डर जाते हैं। फिर जियांग उसके बाल काट देता है। ये देखकर वो लड़की चिल्लाते हुए कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बालों को काटने की, अब मैं तुम्हें बताती हूँ। तब जियांग कहता है लंबे बाल तुम्हारे लिए सिर्फ वर्डन से ज्यादा कुछ नहीं है, तुम्हें कुछ दिन में पता चल जाएगा कैसे तुम्हारे छोटे बाल तुम्हारी जान बचाएंगे। ये कहकर वो वहाँ से ओल्ड मैन और लिली को लेकर जाने लगता है, जहाँ ओल्ड मैन लिली को सभी बातें समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे कुछ दिनों में ही ये दुनिया हेल बनने वाली है। ये सुनकर लिली कहती है मैंने आपको कितनी बार बोला है स्कैम कॉल्स पर बिलीव ना करने के लिए। उनकी ये बातें सुनते ही जियांग स्माइल करने लगता है और कहता है ग्रैंडपा को किसी स्कैमर ने नहीं बताया, बल्कि ये सभी इन्फॉर्मेशन उन्हें मैंने बताया है। ये सुनकर वो लड़की शॉक्ड होते हुए पूछती है तुम हो कौन। फिर जियांग अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है। तब वो लड़की पूछती है क्या ये दुनिया सही में खत्म होने वाली है। तब वो कहता है मैंने तो ये स्टोरी बनाया था ताकि ग्रैंडपा आसानी से समझ सके जो आने वाला है वो है एपोकलिप्स। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है। तब वो कहता है ज़ॉम्बी अटैक स्टार्ट हो ही गया होगा, एक काम करो अपना फोन चेक करो, तुम्हें शायद वीडियोस में दिख जाए। फिर वो न्यूज देखती है जहाँ एक इंसान दूसरे को काट रहा था। फिर वो कहता है कल ज़ॉम्बी अटैक का पहला दिन है, कल मैक्सिमम एरियाज में एक स्मोक फैल जाएगा, उसके बाद कुछ पॉपुलेशन ज़ॉम्बीज में बदल जाएगी और वो ज़ॉम्बीज बाकियों को इन्फेक्ट करना शुरू कर देगी। तुम यंग हो तुम्हें तो पता ही होगा ज़ॉम्बी किसे कहते हैं। तब वो कहती है हाँ, मगर इस बात पर बिलीव करना थोड़ा मुश्किल है। तब जियांग कहता है कुछ दिन रुको तुम्हें बिलीव हो जाएगा। तभी वो देखता है हर जगह कार्स ही कार्स होते हैं
इमरजेंसी लेन को ब्लॉक कर देने के कारण। तभी एक कार आकर उसे हिट करने लगती है। ये देखकर ओल्ड मैन कहते हैं, ऐसा लग रहा है ये कोई अमीर इंसान है, इसलिए हमें उसे स्पेस देना चाहिए आगे जाने के लिए। और कुछ देर बाद ट्रैफिक क्लियर हो जाता है, जिससे वो लोग आगे जाने लगते हैं। तभी वही कार उन्हें फिर से हिट करने लगती है। ये देखकर जियांग भी उसे हिट करके वहाँ से तेजी में निकल जाता है। ये देखकर वो इंसान बाहर आकर पुलिस को कॉल करके उसके नंबर प्लेट का पता लगाने को कहता है। अब हम जियांग को देखते हैं, जो अपने घर पर पहुंच चुका था। वो घर देखकर ओल्ड मैन शॉक्ड होते हैं। तब जियांग कहता है, ऐसा करो, आप हल्का रेस्ट कर लो, क्योंकि कल से हर एक दिन मुश्किल होने वाला है। अब हम ज़ॉम्बी अटैक का फर्स्ट डे देखते हैं, जहाँ जियांग बाहर की तरफ देखते हुए बाहर के व्यू के मजे ले रहा था। तभी उसके पास लिली आती है, जो अभी अभी जगी थी। फिर वो आते हुए कहती है, बहुत दिनों के बाद मुझे इतनी अच्छी नींद आई है। सुबह सुबह कोई क्लास अटेंड ना करना कितना अच्छा होता है। तब जियांग उससे पूछता है, तुम जग गई, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने महल को दिखाता हूँ। फिर वो बताता है, ये दीवार बहुत ही मजबूत कंक्रीट से बना है, और जो गेट है वो रिमोट से कंट्रोल किया जाता है। साथ ही साथ ये भी स्टील से बना हुआ है, और ये 3 सेंटीमीटर थिक है। चाहे वो इंसान हो या फिर ज़ॉम्बी, दोनों इस दीवार को तोड़ नहीं सकते, और चाहे लोग मजबूत वेपन्स का यूज क्यों ना करे। फिर वो कहता है, और मेरी बात ध्यान रखो, हम तीनों के अलावा यहाँ कोई और नहीं आना चाहिए बिना मेरी परमिशन के। तब लिली उससे पूछती है, अगर यहाँ कोई सर्वाइवर आया हमसे मदद मांगने, तो क्या हम उन्हें ऐसे ही बाहर मारने के लिए छोड़ देंगे। तब जियांग कहता है, मेरे साथ आओ। उसके बाद वो बताता है, जब इंसानों की बात अपनी जान पर आती है, तब उनका बिहेवियर पता करना बहुत ही मुश्किल होता है। उस टाइम उनका दिल बिल्कुल एविल बन जाता है। वो सिर्फ किसी तरह से सरवाइव करना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो तुम्हें भी धोखा देकर मार सकते हैं। फिर वो दोनों को बाहर देखने को कहता है, जहाँ कुछ टैंक टाइप के रखे हुए थे, जो लोगों को बचाने के लिए हेल्प करेंगे ज़ॉम्बी से। अगर जियांग उनके पास नहीं हुआ तो इन्हें गेट ओपन नहीं करना, और जो लोग हेल्प के लिए आएंगे वो लोग इन टैंक्स में छुपकर अपनी जान बचा सकते हैं। और जब जियांग यहाँ आएगा, तब वो डिसाइड करेगा गेट को ओपन करना है कि नहीं, या फिर उनकी हेल्प करनी है कि नहीं। इसलिए चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, इन सब के लिए गेट ओपन नहीं करना। ये सुनकर वो हाँ में जवाब देते हैं। फिर जियांग कहता है, अब मैं तुम लोगों को खाने का स्टोरेज दिखाऊंगा। उसके बाद जियांग उन्हें एक स्टोरेज रूम में लेकर जाता है, जहाँ वो माइंड आई को एक्टिवेट करता है। तब उसे लिली और उसके ग्रैंडपा के फेस पर हैप्पी वाला इमोजी दिखता है। इसका मतलब जियांग को ये लोग नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जियांग ये देखकर सोचता है, क्या ये साइन है कि मैं इन पर ट्रस्ट कर सकता हूँ? ये पहली बार मुझे ऐसा दिख रहा है। फिर जियांग रिंग में से वेपन्स का बॉक्स निकालते हुए बताता है, इस टाइम पर सबसे इम्पोर्टेंट है वेपन। तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये वेपन्स तुम्हारे हाथ में रहे और किसी और के हाथ में ना जाए। तब ग्रैंडपा बोलते हैं, हाँ ये तो तुमने सही बोला। अब जियांग के स्क्रीन पर एक और टास्क आता है, जिसमें उसे अपने कॉमरेड यानी अपने साथी को ढूंढना है, जिसका नाम जैंग है। ऐसा करने से उसे 20 पॉइंट मिलेंगे। ये देखकर जियांग सोचता है, ये तो सही हुआ, मैं भी यही सोच रहा था कि मैं अपने कॉमरेड को कैसे ढूंढूं। फिर जियांग कहता है, मैंने आप लोगों को जो कुछ भी कहा है उसे याद रखना, और किसी भी रूल को तोड़ने की कोशिश मत करना। तब लिली उससे पूछती है, तुम कहाँ जा रहे हो? तब वो कहता है, मैं अपने साथी को ढूंढने जा रहा हूँ, हमें अपने टीम को एक्सपेंड करना होगा। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम जैंग को देखते हैं, जियांग ढूंढ रहा है, जहाँ वो अपने दोस्तों के साथ कराओके में गाना गा रहा था। उसके बाद वो अपने एक साथी के साथ वॉशरूम में जाता है, और जब वो बाहर जा रहा था, तभी वो गलती से एक लड़की से हल्का सा टच हो जाता है, जिस पर वो उसे माफी भी मांगता है। तभी उस लड़की का बीएफ जैंग को किक मारते हुए कहता है, ओए देख कर चल, क्या तुझे दिखाई नहीं दे रहा? ये देखकर उसका दोस्त संभालते हुए उस आदमी से कहता है, तुम क्या कर रहे हो? आखिर तुमने मेरे दोस्त को कैसे हिट किया? ये सुनकर वो आदमी गुस्सा होते हुए कहता है, ये पहली बार है जो मुझे कोई उल्टा जवाब दे रहा है। ये कहते हुए वो उसके दोस्त को उठा लेता है अपने हाथों से। ये देखकर जैंग कहता है, ये सब मेरी गलती है, मेरे दोस्त को जाने दो, इसे ऐसे मत मारो। ये सब होता हुआ एक आदमी देखे जा रहा था, जो परेशान होते हुए कहता है, अभी अभी मेरा स्टमक फ्लू ठीक हुआ था, और जस्ट मुझे अभी कोल्ड हो गया, और ये लोग एक और फाइट कर रहे हैं, क्या इन्हें थोड़ा ब्रेक नहीं लेना चाहिए? फिर वो उन लोगों को शांत करते हुए कहता है, जेंटलमैन प्लीज आप हल्का शांत हो जाइए। तभी वो आदमी उसे पकड़ते हुए कहता है, तुम्हें पता भी है तुम किसे टच कर रहे हो? तुम्हारे बॉस की भी औकात नहीं है मुझे टच करने की। फिर तुमने कैसा किया? मगर वो इंसान जैंग और उसके दोस्त को इशारा करते हुए उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है। इधर वो आदमी गुस्से में कहता है, तुम अपने बॉस को अभी कॉल करो, मैं इस कराओके बार को अभी शट डाउन करवाता हूँ। मगर वो आदमी सिर्फ उसे शांत करवाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ जैंग और उसके दोस्त वापस से कराओके बार में अपने दोस्तों के पास आ जाते हैं। उन्हें देखकर उसके दोस्त पूछते हैं, क्या तुम्हारे पीछे कोई कुत्ता पड़ गया था जो तुम दोनों इतने हाफ रहे हो? तब उसका दोस्त बताता है, वो दोनों एक ठग से टकरा गए थे, जो कि ड्रंक था और उन्हें मारने की कोशिश कर रहा था। मगर अच्छी बात यह थी कि एक वेटर ने बीच में आकर हमें बचा लिया। तब उसके साथी चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम लोगों ने फाइट बैक क्यों नहीं किया? हमारी मैकेनिकल क्लास कब से इन चीजों में पीछे हट गई, हम सब तो हमेशा इन चीजों में आगे रहते हैं। रुको 1 मिनट, मैं अभी कॉल करके अपने डिपार्टमेंट के सभी साथियों को बुलाता हूँ। तब जैंग कहता है, रुक जाओ, हमारे पास बस 1 साल बचा हुआ है ग्रेजुएट होने में,
इसलिए अब हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहिए। अब म्यूजिक स्टार्ट करो और डांस करना स्टार्ट कर दो। तभी वही ठग इंसान वहाँ पर अपने साथियों को लेकर आ जाता है और उसने वेटर को भी मारकर उसका फेस खराब कर दिया था। उसके बाद वो सभी जैंग और उसके साथियों को नीचे बिठा देते हैं। ये देखकर उसका एक साथी कहता है, अगर तुम्हारे पास औकात है तो मुझे कॉल करने दो। ये सुनकर वो इंसान गुस्से में वाइन की बोतल उसके दोस्त पर तोड़ देता है, जिसे ऐसा करते हुए देखकर जैंग चिल्लाता रह जाता है। अब हम जियांग को देखते हैं जो उसी कराओके बार के पास पहुंच चुका था और कहता है, मुझे पता है तुम एक कॉलेज स्टूडेंट हो, तुम हमेशा से अपने सिंगिंग के पैशन को फॉलो करना चाहते थे। उसके बाद वो उस बार के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ हम जैंग को देखते हैं जिसके साथी के सिर से खून निकल रहा था, जो देखकर जैंग पैनिक करते हुए अपने दोस्त को बार बार उठाने की कोशिश करता है। इधर वही आदमी अपनी जीएफ से पूछता है, क्या तुम अब सेटिस्फाइड हो? तब वो कहती है, बिल्कुल नहीं, ये वो आदमी नहीं है जो मेरे से टकराया था। तब वो आदमी जैंग की तरफ बोतल करते हुए कहता है, अच्छा ये वही है ना? तभी अचानक से जैंग का वही दोस्त खड़ा हो जाता है और मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी उस आदमी के साथी उसे पकड़ते हुए कहते हैं, क्या तुम अभी भी फाइट बैक करना चाहते हो? फिर वो ठग जैंग के दोस्त पर एक और बोतल तोड़ देता है। ये देखकर जैंग चिल्लाते हुए उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ जैंग का एक दोस्त कोने में छुपा हुआ था जो ये सब खत्म होने का वेट कर रहा था। दूसरी तरफ जैंग बहुत से ठग से एक साथ फाइट कर रहा था। तभी वही वेटर जैसे कोल्ड था, वो अचानक से अजीब सा बिहेव करने लगता है और वो गुस्से में उन ठग्स को काटने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक पागल कुत्ता बन चुका है। ये देखकर वो आदमी चिल्लाते हुए कहता है, क्या तू कुत्ता है? और जब उसका साथी उसे बचाने के लिए जाता है तब वेटर उसे भी काट लेता है। तभी वहाँ पर जियांग आता है जो उस वेटर को एक हाथ से उठा लेता है और उसे सामने एक टीवी पर मारता है और सभी को कहता है, सभी लोग जहाँ पर है वहीं रुक जाए। ये सब देखकर वो आदमी सोचता है जिसे अभी वेटर ने काटा है। उस जियांग को देखकर सोचता है वो वेटर कितना स्ट्रॉन्ग था, फिर भी इस बच्चे ने उसे एक हाथ से उठाकर फेंक दिया। तब वो उससे पूछता है, आखिर तुम हो कौन? मगर जियांग उसकी बातों को इग्नोर करते हुए जैंग से पूछता है, जैंग क्या तुम्हें भी इसने काटा है? तब वो कहता है, नहीं, मगर यहाँ चल क्या रहा है? तब जियांग कहता है, तुम मेरे साथ चलो। ये सुनकर जैंग उसके साथ जाने लगता है। तभी वही ठग उसे रोकते हुए कहता है, अभी सब चीज खत्म नहीं हुआ। तभी उस ठग का साथी कहता है, मेरा सिर दर्द से फटे जा रहा है। ये सुनकर वो पूछता है, क्या तुम्हारा कोल्ड बढ़ गया है? तब वो कहता है, दोपहर में तो सब ठीक था। तब जियांग उसे गौर से देखते हुए पूछता है, क्या तुम्हारे गले पर इस वेटर ने काटा था? तब वो कहता है, हाँ काटा तो था। ये सुनकर जियांग सोचता है, ये जैसे बोल रहा है उस हिसाब से ऐसा लग रहा है जैसे ये इन्फेक्टेड हो चुका है। ऊपर से इसे ब्रेन के बहुत पास काटा है, इसलिए इन्फेक्शन बहुत ही जल्द ब्रेन के पास पहुंच जाएगा और ये एक म्यूटेंट भी बन जाएगा। उसके बाद जियांग उस वेटर को एक रूम में बंद करते हुए सोचता है, चलो सही है, इन ज़ॉम्बी को नहीं पता कि गेट को कैसे ओपन करते हैं। फिर वो जैंग से पूछता है, जैंग तुम बताओ, मैं इन सब में से सबसे पहले किसे ठिकाने लगाऊं? तब वो कंफ्यूज होते हुए पूछता है, तुम हो कौन? क्या हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं? उसके बाद खत्म करने से पहले ही एक ठग जियांग को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तब जियांग उसका फेस पकड़कर उसे टेबल पर दे मारता है। ये देखकर उसका दूसरा साथी उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, मगर जियांग उसे सिर्फ एक ही पंच में साइड कर देता है। तभी उसके मुंह से फोम जैसा कुछ बाहर आने लगता है। तब उसका साथी उसके पास जाकर पूछने लगता है, आखिर तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम एक ही पंच में नॉकआउट हो गए? इधर जियांग चिल्लाते हुए कहता है, क्या किसी और को मेरे से फाइट करना है? जिसे करना है वो आगे आ जाओ। फिर वो जैंग को देखते हुए बोलता है, तुम अपने साथियों को बाहर लेकर आओ और वहीं पर मेरा वेट करो। ये सुनकर जैंग अपने साथियों को लेकर बाहर जाता है। इधर वो ठग अपने दोस्तों को ले जाते हुए कहता है, मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ, मगर जियांग डोर को ब्लॉक कर देता है और वहाँ पर खड़ा हो जाता है। ये देखकर वो ठग पूछता है, तुम क्या कर रहे हो? तब जियांग कहता है, अभी तुम ड्रंक होकर मेरे भाई को लगभग मार ही चुके थे, क्या तुम इस बात को भूल गए? तब वो ठग चिल्लाते हुए बोलता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, जल्दी से साइड हट जाओ। ये सुनकर जियांग उसे धक्का देता है जिस कारण वो ठग नीचे गिर जाता है। फिर वो गुस्से में कहता है, क्या तुम आज मेरे हाथों से मरना चाहते हो? मगर जियांग उसे वही बंद करके चला जाता है। ये देखकर वो चिल्लाने लगता है डोर ओपन करने के लिए, मगर जियांग उसकी बात नहीं सुनता। तभी उसका एक साथी ज़ॉम्बी में बदल जाता है और अपने दोस्त को ही काटने लगता है। उसकी चीखों की आवाज बाहर खड़ा जियांग में सुन रहा था। तभी वहाँ एक वेटर आकर पूछता है, सर अंदर क्या हो रहा है, क्या आपको कोई हेल्प चाहिए? तब जियांग कहता है, इस डोर को पूरी तरह से लॉक कर दो और जल्दी से हॉस्पिटल कॉल करके बताओ, यहाँ पर कुछ रेबीज फ्लू के पेशेंट है। ये सुनकर वो आदमी शॉक्ड होते हुए पूछता है, रेबीज फ्लू? तब जियांग कहता है, जो मैंने कहा जल्दी से करो। ये सुनकर वो वेटर उस डोर को लॉक करने लगता है। इधर जियांग जैंग और उसके दोस्तों को लेकर जाने लगता है बाहर की तरफ।
इधर वो वेटर अपने कलीग से कह रहा होता है अंदर से बहुत आवाज आ रही है। तब उसका कलीग पूछता है क्या हुआ। तब वो कहता है गेस्ट ने कहा है अंदर रेबीज फ्लू के पेशेंट है। तब वो कलीग पूछता है क्या ऐसा भी होता है। ये सुनकर वो कहता है जल्दी चलो सिक्योरिटी फोटोज को चेक करते हैं। ये कहकर वो दोनों वहाँ से भागते हुए जाने लगते हैं। फिर वो सिक्योरिटी रूम में जाकर वहाँ का नजारा देखकर दंग रह जाते हैं। वो लोग देखते हैं उस रूम में सभी ज़ॉम्बीज़ में बदल चुके हैं और एक दूसरे को ही काटे जा रहे हैं। ये नजारा देखकर वो जल्दी से पुलिस को कॉल करने लगते हैं। दूसरी तरफ जियांग जैंग और उसके साथियों को कहता है जल्दी चलो यहाँ से, ये जगह अब सेफ नहीं है। ये कहकर वो उन्हें कार में बैठा कर ले जाने लगता है। तब जैंग उसे थैंक्स कहता है उनकी जान बचाने के लिए। तब वो कहता है आखिर तुम हो कौन। तब जियांग कहता है अभी तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी ने ये सब करने को कहा है। तभी उसका एक साथी जियांग से पूछता है क्या ये रेबीज फ्लू सही में होता है, क्योंकि मुझे इंटरनेट पे ऐसा कुछ नहीं मिला। तब जियांग उससे पूछता है क्या जो भी वहाँ पर हुआ था क्या वो एक सपना था। तब दूसरा पूछता है क्या इसका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट है जिससे ठीक हो सकता है। तब जियांग कहता है ये डिजास्टर कभी खत्म नहीं होने वाला, बल्कि ये और बेकार होता जाएगा। तुम लोगों को अभी नहीं पता, मगर एपोकलिप्स बहुत पहले ही स्टार्ट हो चुका है। तभी वो सभी रोड पर देखते हैं कुछ ज़ॉम्बीज़ इंसानों को काट रहे हैं। ये देखकर वो सभी कहते हैं क्या ये भी रेबीज फ्लू है। तब जियांग उन्हें बताता है अभी तो ये ज़ॉम्बी अटैक कुछ ही एरिया में फैला है, अभी मेजर पॉपुलेशन को इसके बारे में नहीं पता। कुछ टाइम में ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। अगर तुम सब सर्वाइव करना चाहते हो तो आज से तुम लोगों को मेरी बात सुननी होगी। ये सुनकर वो सभी हाँ में जवाब देते हैं। तभी जियांग देखता है उसका मिशन कंप्लीट हो चुका है, जैंग को ढूंढने वाला, जिससे उसे +20 पॉइंट्स मिलते हैं। ये देखकर वो सोचता है चलो ये भी कंप्लीट हो गया। अब मैं देखता हूँ सिस्टम में और कौन सा न्यू बॉक्स ऐड हुआ है। फिर वो देखता है एपोकलिप्स फार्मर बॉक्स अभी भी स्क्रीन पर शो हो रहा है। उसे लगता है अब उसे रिफ्रेश करने की जरूरत है, नहीं तो उसे परचेज करना ही पड़ेगा। फिर वो सोचता है मगर ये सभी बॉक्सेस काफी सस्ते हैं, ऊपर से काम के नहीं लग रहे। एक बार मैं अपने विला में पहुंच जाऊँ, उसके बाद मैं इसे अनलॉक करता हूँ। फिर वो देखता है उसके सामने एक और ट्रिकी प्रॉब्लम आ चुका है। लास्ट टाइम जैंग के दोस्तों ने ही उसे धोखा दिया था, इसके कारण उसके बहुत से साथी ज़ॉम्बी के शिकार हो गए थे। जैंग ही एक ऐसा इंसान बचा हुआ था जो अपने ग्रुप में सरवाइव कर पाया था। मगर इन सभी में से आखिर वो इंसान कौन है जिसने जैंग और उसके साथियों को धोखा दिया था और उन्हें मरवा दिया था। अब मैं कैसे पता लगाऊं। दूसरी तरफ हम जिंग को देखते हैं जो ली से फोन पर बात करते हुए पूछती है क्या वहाँ पर सब सही चल रहा है, तुम सभी सप्लाईज कब ला रहे हो जो तुमने वादा किया था। ऐसा लग रहा है मैं यहाँ पर पागल हो जाऊंगी, मुझे स्टोर अकेले जाने में बहुत डर लग रहा है। तब वो कहता है कुछ टाइम में ही मैं वहाँ पर आ रहा हूँ अपना काम खत्म करके। तभी वो अचानक से चिल्लाती है। उसकी आवाज सुनकर दूसरे साइड से ली पूछता है तुम्हें क्या हुआ। तब वो बताती है कोई बार बार डोर को नॉक करे जा रहा है, मैं चेक करके तुम्हें कॉल बैक करती हूँ। फिर उसे पता चलता है ये कोई और नहीं बल्कि उसकी दोस्त है। ये देखकर वो जल्दी से डोर ओपन करके चैन की सांस लेती है। फिर उसकी दोस्त बताती है जो फर्स्ट फ्लोर पर ग्रैंडपा रहते थे उन्हें लेकर चले गए। ये सुनकर जिंग पूछती है कौन लेकर कहाँ चला गया। फिर जिंग सोचते हुए कहती है तभी आज सुबह नीचे बहुत ही शोर हो रहा था। फिर उसकी दोस्त कहती है ऐसा लग रहा है जैसे रेबीज फ्लू बहुत ही डरावना वायरस है, क्या ली ने वो सप्लाईज पहुंचा दिया जो उसने प्रॉमिस किया था। तब वो ना में जवाब देती है। ये सुनकर वो कहती है मैंने बोला था ना मेंस पर कभी भी भरोसा मत करना, तुम मेरी बात सुनो और उसे कॉल करके बताओ कि जैंग के पास बहुत ज्यादा सप्लाईज पड़े हुए हैं। तब जिंग उससे पूछती है तुम्हें कैसे पता इस बारे में। तब वो कहती है लास्ट टाइम जब उसने हमें घर से निकाल दिया था तब मैंने उसके पीछे एक आदमी को लगाया था जिसने मुझे बताया रोज उसके फैक्ट्री में ड्रग्स सप्लाई पहुंचा रही है। ये सुनकर जिंग कहती है क्या उसे पहले से ही ज़ॉम्बीज़ के बारे में पता चल गया था। तब उसकी दोस्त कहती है तुम मेरी बात मानो और ली को कॉल करके इसके बारे में बताओ, हो सकता है ली हमें कुछ कट दे दे उन सप्लाईज में से और शायद कुछ पैसे भी। दूसरी तरफ जियांग उन सभी को लेकर अपने विला के पास पहुंच जाता है जहां जैंग उसे देखते हुए कहता है ये तो एक महल की तरह दिख रहा है। तब जियांग खुश होते हुए कहता है हर किसी का फर्स्ट रिएक्शन यही होता है। तभी वहाँ पर ग्रैंडपा और लिली आते हैं जो उससे पूछते हैं जियांग तुम वापस आ गए। तब जियांग कहता है तुम सब मेरी चिंता मत करो और हाँ लिली और ग्रैंडपा मैं आप लोगों को न्यू मेंबर से मिलवाने वाला हूँ। ये जैंग है और बाकी सब उसके क्लासमेट है जो हमारे न्यू टीम मेंबर्स बनने वाले हैं। फिर वो जैंग से कहता है जैंग ये दोनों लिली और ग्रैंडपा है। उन्हें देखकर लिली कहती है अगर तुम लोगों को जियांग ने चूज किया है तो तुम्हारा वेलकम है। फिर जियांग ग्रैंडपा को कहता है इन लोगों को लेकर जाइए और सभी जगह को दिखा दीजिए और इन्हें हमारे रूल और रेगुलेशन के बारे में जरूर बता देना। तब ग्रैंडपा कहते हैं ठीक है मैं ये काम संभाल लूंगा। तब जैंग का एक मोटू साथी कहता है ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं नॉर्थन म्यांमार में पहुंच चुका हूँ। तभी एक बंदा कहता है क्या तुम हमें कुछ वेपन दे सकते हो ताकि हम भी तुम्हारी हेल्प कर सके आने वाले टाइम में। ये सुनकर मोटू कहता है यिमी तुम्हें इतनी जल्दी क्या पड़ी है वेपन्स लेने की, पहले तुम्हें कम से कम इनका ट्रस्ट तो जीतना ही होगा। तब जियांग कहता है तुम चिंता मत करो तुम्हें वेपन्स कुछ दिनों में मिल जाएंगे।
जाएंगे। तभी जियांग जैंग के एक साथी को देखता है जिसके सिर पर बोतल टूटे थे। उसे देखते हुए वो कहता है ऐसा लग रहा है जैसे इसकी कंडीशन सीरियस है, क्यों ना पहले हम उसे मेडिकल रूम में लेकर जाकर उसका ट्रीटमेंट करें। अब हम उन सभी को रूम में देखते हैं जहाँ येमी पूछता है मोटू तुमने मुझे उस टाइम क्यों रोका था? अगर तुमने मुझे उस टाइम नहीं रोका होता तो अब तक हमें वेपन्स मिल चुके होते। अगर हमारे करंट सिचुएशन को देखा जाए तो वो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, मगर तुम्हें ये एक हाउस अरेस्ट की तरह फील नहीं हो रहा? तब मोटू कहता है तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? उसने हमारी जान बचाई है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? ये सुनकर येमी उससे पूछता है क्या तुम्हें उसके बैकग्राउंड के बारे में पता है? उसने हमारी हेल्प क्यों की है? क्या वो झूठ बोल रहा है? तुमने देखा वो चोंग को कैसे ट्रीट कर रहा है? उसने कहा था वो मॉनिटर रूम में उसके इंजरीज को देखता रहेगा, मगर वो रूम एक प्रिजन की तरह सिक्योर दिख रहा है। क्या पता वो चोंग के ऑर्गन्स को निकाल कर बेचना चाहता हो। हमें पहले उसके ऊपर हमला करना पड़ेगा। तब मोटू कहता है क्या पता हम गलत सोच रहे हो और हम उसे धोखा कैसे दे सकते हैं जबकि उसने हमारी जान बचाई है। तब वो कहता है मैं दुनिया को धोखा दे सकता हूँ इससे पहले कि दुनिया मुझे धोखा दे। हम चाहे तो इस महल के ऊपर कब्जा कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो उस जियांग के अलावा यहाँ एक लड़की है और एक बुड्ढा है जिसके ऊपर हम हमला करके आराम से इस महल पर कब्जा कर सकते हैं। और वो लड़की भी काफी क्यूट दिखती है। उसकी ये बातें सुनकर जैंग और मोटू उसे हैरानी से देखने लगते हैं। तब वो कहता है अरे अरे मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, तुमने तो मुझे सीरियसली ले लिया। तब मोटू कहता है हाँ सही कहा, अगर वो हमारे ऑर्गन चाहता है तब वो हमें ऑलरेडी रूम में कैद कर चुका होता, उसके पास तो गन्स भी है। ये कहकर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। उन्हें जाते हुए देख कर येमी सोचता है तुम्हारे साथ मैं इस प्लान को अंजाम नहीं दे सकता, एक बार मेरे इस प्लान को पूरा होने दो, उसके बाद देखना कैसे तुम दोनों मेरे गुलाम बन के रहोगे पूरे जीवन के लिए। अब हम जियांग को सोफा पर बैठे हुए देखते हैं। तभी वहाँ पर ग्रैंडपा और लिली आते हैं। तब ग्रैंडपा बताते हैं कि जैंग और उसके सभी साथी अपने अपने रूम्स में सेटल हो चुके हैं और जो उनमें से बहुत सीरियसली इंजर्ड था उसका नाम चैनचोंग है, वो अभी मेडिकल रूम में लेटा हुआ है और जैसा तुमने कहा था उसके सारे रूम्स और विंडो को हमने ब्लॉक कर दिया है। ये सुनकर जियांग दोनों को थैंक्स बोलता है और उन दोनों को रेस्ट करने के लिए बोलता है क्योंकि क्या जाने कल क्या होगा। तभी अचानक से वो उन्हें बोलता है चोंग पर तो हम नजर रख ही रहे हैं, साथ ही में जैंग के दो साथियों पर भी नजर रखना। मुझे ऐसा फील आ रहा है कि उन दोनों में से एक तो धोखेबाज है। ये सुनकर वो दोनों हाँ में जवाब देते हैं। अब हम जियांग को स्टोरेज रूम में देखते हैं जहाँ वो अपने स्क्रीन को ओपन करता है और उसमें से वही फार्मर वाला सप्लाई बॉक्स को ओपन करता है जिससे उसके 2 पॉइंट कट जाते हैं। उस बॉक्स में उसे शुगर, ऑयल एंड प्रोटीन मिलता है और साथ ही साथ वो 2-3 और बॉक्स को ओपन करता है जिससे उसके पास बहुत सारे सामान हो जाते हैं। ये देख कर सोचता है इनमें से बहुत से सामान किसी काम के नहीं है, मुझे अभी पॉइंट्स को बचाना चाहिए ताकि आगे जाकर काम आ सके। और ये सीन नहीं कट होता है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ जियांग के विला के बाहर बहुत सारे गाड़ियाँ रुकती है और उन गाड़ियों में से बहुत से लोग निकलते हैं। तब उनमें से एक बंदा कॉल करके बोलता है मैं पहुंच गया हूँ, एक बार एड्रेस कंफर्म कर लेते हैं। इधर सभी लोगों के हाथों में वेपन्स होते हैं। फिर जो बंदा कॉल पर होता है वो कंफर्म करते ही सबको गेट तोड़ने को बोलता है। ये सुनकर सभी बंदे गेट तोड़ने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं और उसके बाद कड़ी मेहनत के बाद भी गेट पर एक भी खरोच नहीं आता। तब उनमें से अपने बॉस को बोलता है बॉस ये गेट बहुत ही थिक है, जो हथियार हम लाए हैं उससे हम इस गेट को तोड़ नहीं सकते। ये वही बंदा होता है जिस बंदे की गाड़ी को जियांग ने टक्कर मारा था। उसकी बातें सुनकर वो बंदा गुस्सा होते हुए कहता है डैम इट, इतना मोटा डोर कौन यूज करता है, वो भी एक नॉर्मल हाउस के लिए। फिर वो अपने साथियों को बोलता है गन्स को निकालने के लिए। ये सुनकर वो बंदे अपने गाड़ियों से एक पेटी निकालते हैं जिसमें बहुत सारे हथियार होते हैं। तभी उनमें से बहुत से लोग बॉटल्स को निकालते हैं जो कि मौली होता है और फिर वो सब एक एक करके मौली को घर के अंदर फेंकने लगते हैं जिससे पूरे घर में आग लग जाता है। इधर जैसे उन्हें पता चलता है कि घर में आग लग चुका है तब लिली और जैंग के सभी साथी पानी लेकर आते हैं आग को बुझाने के लिए। फिर इधर जियांग और ग्रैंडपा फुल स्वैग में राइफल लेकर निकलते हैं। फिर जियांग बोलता है देखे तो जरा कौन हमसे पंगा लेना चाहता है। फिर वो टावर पर चढ़कर देखते हैं। तब ग्रैंडपा बोलते हैं इनमें से इनका बॉस देखा देखा सा लग रहा है और वो गाड़ी भी देखी सी लग रही है। फिर उन्हें याद आता है ये तो वही है जो हमें उस दिन रोड एक्सीडेंट में मिला था। तभी बाहर खड़े बंदों में से एक की नजर टावर पर जाती है। तब वो अपने बॉस से बोलता है बॉस वो देखो वो हमें ऊपर से देख रहे हैं। ये देखकर उनका बॉस चिल्लाते हुए कहता है हाँ ये वही है। फिर वो चिल्लाते हुए कहता है वही छोटे चूहा नीचे आ, नहीं तो मैं तेरे पूरे घर को जला दूंगा। तब जियांग शांत होते हुए फुल स्वैग में कहता है तुम्हारे पास 5 मिनट है, अपने बंदों को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ नहीं तो। ये सुनकर वो बंदे गुस्से में कहते हैं हाँ तूने क्या कहा, तुझे पता भी है हमारे बॉस कौन है। तब उनमें से एक कहता है टाइम वेस्ट करना बंद करो और बहुत सारे मौली निकालो ताकि हम इसके पूरे घर को जला कर राख कर दे। तब इस
जियांग के स्क्रीन पर एक टास्क आता है कि उसके बेस पर अटैक हो चुका है और जल्द से जल्द अपने एनिमीज को एलिमिनेट करो, इससे तुम्हें 10 पॉइंट्स मिलेंगे। तब ग्रैंडपा बोलते हैं जियांग अब हम क्या करें, क्या पहले हम एक वार्निंग दे दे उन्हें। तब जियांग बोलता है वार्निंग, ये क्या होता है, ये बंदे साफ साफ गैंगस्टर है, हमें इन्हें कैसे भी करके खत्म करना होगा, इन्हें फर्क भी नहीं पड़ेगा अगर हम इस घर में जलकर मर भी जाए तो, और अगर हम आज इन्हें जिंदा छोड़ देंगे तो आगे चलकर ये बहुत सारे इनोसेंट लोगों को परेशान करेंगे। फिर जियांग फायर करता है जिससे एक बंदे का हाथ उड़ जाता है, तब वो बंदा दर्द से चिल्लाने लगता है। इधर जियांग बोलता है डैम इट, मैंने शॉट को मिस कर दिया, लगता है शांति भरी लाइफ जीने के कारण मेरे सभी स्किल्स खत्म हो रहे हैं। इधर वो बंदे चिल्लाते हुए कहते हैं इनके पास तो गन्स है और राइफल्स भी, हमें जल्दी से यहाँ से भागना होगा। इधर जियांग फुल शूटिंग मोड में होता है। फिर वो बोलता है अगर स्टार्ट किया तो खत्म करना ही होगा। तभी वो उनमें से बहुत से बंदों को शूट करता है और जो बंदे बचे होते हैं वो सब गाड़ी में बैठ जाते हैं और अपने ड्राइवर को बोलते हैं ड्राइव करो जल्दी के जल्दी। तब ग्रैंडपा उन्हें देखकर बोलते हैं ये सब तो कार से बचकर भागना चाहते हैं। तब जियांग बोलता है टेंशन मत लो, इसी कारण मैंने ऑटोमेटिक राइफल्स को चूज किया था। फिर जियांग उन बंदों के कार पर गोलियों की बारिश कर देता है। ये देखकर ग्रैंडपा कहते हैं जैसे ये बंदा शूटिंग कर रहा है, ऐसा लग रहा है ये एक प्रो है, जब मैं आर्मी में सर्विस दे रहा था तब भी मैं इतना अच्छा नहीं था। फिर हम थोड़ी देर बाद देखते हैं जियांग ने वहाँ सभी बंदों को मार दिया होता है, उस कार में बैठे बंदों को भी खत्म कर दिया होता है। फिर जियांग वहाँ से जाते हुए ग्रैंडपा से कहता है जियांग और उसके साथियों को बुलाकर इस मैच को साफ करवा दो। फिर वो थोड़ी देर रुक कर बोलता है वेट अ मिनट, अभी तो ज़ॉम्बी अटैक स्टार्ट हुआ है तो क्यों ना मैं इन्हें ज़ॉम्बी म्यूटेंट बनने दूं और इनका यूज करूं ग्रैंडपा और लिली को प्रैक्टिस करवाने के लिए। फिर वो ग्रैंडपा से कहता है रहने दो, अभी हमें रश नहीं करना चाहिए, इन्हें वहाँ पर वैसे ही पड़े रहने दो, मेरे पास उनके लिए कुछ दूसरे प्लान्स है। और ये सीन नहीं कट होता है। अब हमें बहुत सारे गाड़ियों को जियांग के विला की तरफ आते हुए दिखाया जाता है। फिर हमें पता चलता है उस गाड़ी में ली बैठा होता है और उसके साथ ली और उसके दोस्त भी होती है। तब उसकी दोस्त बोलती है अगले ही टर्न में उसका घर है। इधर जिंग उसे देखते हुए सोचती है जब जब ये ली के आसपास रहती है तब ये नौटंकी करती है, इसे लगता है कि मुझे इसके एक्ट के बारे में पता नहीं होगा, मुझे पता है ये किसके फिराक में पड़ी है। तभी ली विला के पास पहुंचकर जिंग से कहता है मैं यहाँ पर तुम्हारा वेट करूंगा, तुम उसके विला में एंटर करते ही मुझे मैसेज कर देना, मैं वहाँ पर अपने बंदों को लेकर आ जाऊंगा। ये सुनकर जिंग बाहर निकलते हुए अपने दोस्त को भी अपने साथ चलने के लिए कहती है। तब उसके दोस्त बोलती है मैं यहीं पर तुम्हारा वेट करती हूँ, लेकिन जिंग बोलती है नहीं तुम्हें भी चलना पड़ेगा और उसका हाथ खींचकर बाहर निकालने लगती है और कहती है कि मुझे नहीं पता आखिर उसका विला कहाँ पर है और तुम ही तो मुझे बताओगी। फिर वो दोनों आगे जाने लगते हैं। इधर ली अपने आदमियों को कॉल करके रेडी रहने के लिए कहता है। फिर वो कहता है जैसे मैं कार को स्टार्ट करूँ वैसे तुम सब आ जाना। तब उधर से दूसरा बंदा हाँ में जवाब देता है। इधर वो दोनों जा रहे होते हैं। तभी उसके दोस्त कहती है आखिर तुम मुझे इन सब में क्यों घसीट रही हो। तब जिंग कहती है मुझे तुम्हारे बारे में पता है, तुम एक लोमड़ी हो, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे छीप से ट्रिक्स में फंस जाऊंगी। ये सुनकर उसकी दोस्त कहती है तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं इतना तैयार होकर इसलिए आई थी ताकि मैं उस लूजर जियांग को फंसा सकूं। तभी वो दोनों आगे देखते हैं जहाँ पर खाली डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। ये देखकर उसकी दोस्त कहती है आखिर यहाँ हुआ क्या था, क्या यहाँ पर शूट आउट हुआ था। और वो डरते हुए कहती है लगता है ये सब मर चुके हैं, क्या हम दोनों वापस चले। तब जिंग कहती है इनके ब्लड को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे बहुत पहले से मर चुके हैं, क्या ये सब लोग जियांग के सप्लाई के लिए फाइट कर रहे थे, शायद जियांग पहले ही मर चुका होगा। तब उसकी दोस्त कहती है हमें उसके डेथ से मतलब नहीं है, हमें तो बस पता करना है कि सप्लाईज कहाँ पर है। फिर वो कहती है शायद हमें वापस चलना चाहिए और ली को ये सब हैंडल करने के लिए बोलना चाहिए। तभी हम देखते हैं उनमें से एक इंसान ज़ॉम्बी बन चुका होता है। फिर वो दोनों गेट पर जाकर गेट को नॉक करते हैं लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। तब वो गुस्सा होते हुए गेट पर हाथ मारते हैं, शिट ये गेट कितना टाइट है। फिर उसकी दोस्त बोलती है डोर बंद है, इसका मतलब जियांग भी जिंदा होगा। तभी ऊपर से किसी की आवाज आती है ओए तुम दोनों। ये देखकर वो दोनों ऊपर देखते हैं। तभी ऊपर से लिली कहती है तुम सब हो कौन और तुम्हें हमारे प्लेस के बारे में कैसे पता। तब उसकी दोस्त कहती है छोटी बच्ची हम जियांग के दोस्त है। और जिंग बोलती है मैं जियांग की गर्लफ्रेंड हूँ। ये सुनकर लिली जियांग को बुलाती है ब्रदर जियांग, यहाँ पर 2 लड़कियां आई है जिनमें से एक कह रही है कि वो आपकी गर्लफ्रेंड है। इधर जिंग गुस्सा होते हुए सोचती है अच्छा ये बात है, इसने पहले से ही गर्लफ्रेंड बना रखा है इसीलिए इसका एटीट्यूड इतना चेंज हो गया था। तब उसकी दोस्त उसे शांत करवाते हुए कहती है अपनी मूड को ठीक करो, हमें जियांग को मनाना भी है विला में एंटर करने के लिए। तब जिंग कहती है टेंशन मत लो, ले अपने साथ पिस्टल भी लाया है और जैसे ही डोर ओपन होगा हम इस पर अटैक कर देंगे। तभी वहाँ जियांग आता है जो उन्हें देखकर कहता है ओए तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर वो अपने माइंड आई को एक्टिवेट करता है जहाँ वो देखता है कि वो दोनों उससे बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं और वो उसे धोखा देने के लिए आए होते हैं।
है। तभी जिंग की दोस्त उसे इम्प्रेस करते हुए कहती है, हेलो जियांग, हम तो तुम्हारे दोस्त है, क्या तुम हमें अंदर नहीं आने दोगे? बाहर बहुत ही शोर हो रहा है और हमें तुम्हारी चिंता हो रही थी, क्या तुम हमारी चिंता नहीं करते? ये सुनकर जियान हंसते हुए कहता है, तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी? ये कितना फनी है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो बुढ़ा ली भी आसपास ही होगा, है ना? और वो कितने बंदों को अपने साथ लाया है और उनके पास कौन कौन से वेपन्स है? ये सुनकर वो दोनों शॉक्ड होते हुए सोचती है, आखिर इसे कैसे पता कि हमारे साथ ली भी आया है? तभी जियांग उन दोनों पर गोलियों की बारिश कर देता है। ये देखकर वो दोनों उछलने लगती है और उसे चिल्लाकर कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो? तुमने हमें मार ही दिया था। तब उसकी दोस्त उसे शांत करवाते हुए कहती है, शांत हो जाओ, उसे प्रोवोक मत करो, उसके पास गन भी है। तब जिंग चिल्लाते हुए कहती है, इससे डरने की क्या बात है, अगर हिम्मत है तो हमें शूट करके दिखाए। ये सुनकर जियांग हंसते हुए कहता है, शूट कर दूं? ये मेरे लिए बहुत ही आसान है, तुम दोनों को शूट करना। तभी उन्हें पीछे से कुछ साउंड सुनाई देता है। ये देखकर वो दोनों पीछे देखते हैं। तब वो देखते हैं कि उनमें से एक बंदा ज़ॉम्बी बन गया था और वो उठकर खड़ा हो जाता है। ये देखकर वो दोनों डरते हुए कहती है, आखिर ये क्या है? क्या ये रेबीज फ्लू का पेशेंट है? रेबीज फ्लू से मरा हुआ भी इंसान जिंदा हो सकता है। ये देखकर जियांग यहाँ खुश होते हुए कहता है, मैं इन्हें ऐसी छोड़ दूंगा ताकि ये दोनों मर जाएंगे। इधर वो ज़ॉम्बीज उन दोनों पर अटैक कर देते हैं। तब वो दोनों बचकर वहाँ से भागने लगती है। तब ली को उनकी आवाज सुनाई देती है। ये देखकर उन दोनों को कार से देखता है। तब वो देखता है कि उनके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ रहे होते हैं। इधर जिंग चिल्लाते हुए कहती है, ली प्लीज हमें बचाओ, और उसकी दोस्त तो रोने लगती है। तब ली चिल्लाते हुए कहता है, डैम इट, आखिर यहाँ रेबीज फ्लू के पेशेंट आए कैसे? फिर वो अपने साथियों को वहाँ से भागने के लिए कहता है, क्योंकि यहाँ पर रेबीज फ्लू के बहुत सारे पेशेंट होते हैं। और वो अपने गाड़ी को मोड़कर उन दोनों को पीछे ही छोड़कर जाने लगता है। ये देखकर जिंग चिल्लाते हुए कहती है, बास्टर्ड ली, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे ऐसी मौत नहीं मरना। इधर जिंग भागते हुए कहती है, मैं ऐसे तो नहीं मरूंगी। तभी वो अचानक से अपने बैग को अपने दोस्त के पैरों में फंसाकर वहाँ से भागने लगती है, जिस कारण उसकी दोस्त गिर जाती है और सारे ज़ॉम्बीज उस पर अटैक कर देते हैं। भाई देख रहे हो कितनी गद्दार है लड़की। इधर वो सारे ज़ॉम्बीज उसे खाने लगते हैं। तब उसकी दोस्त चिल्लाते हुए कहती है, भी तू एक बहुत ही बुरी मौत मरेगी, और इसी के साथ इसका काम तमाम हो जाता है। इधर जिंग भागते हुए कहती है, तू ये डिजर्व करती है। अब हमें जियांग को दिखाया जाता है, जिसके सिस्टम पर आता है कि उसका मिशन कंप्लीट हो चुका है और वो दोनों उन्हें ही देख रहे होते हैं। इधर लिली उन्हें देखकर थोड़ा डरती है। फिर वो बोलती है, आखिर वो मरे हुए इंसान ज़ॉम्बीज कैसे बन गए? मैंने उन्हें अपने आंखों से मरते हुए देखा था, फिर वो ज़ॉम्बीज कैसे बन गए? मुझे बिलीव नहीं हो रहा। तब जियांग उसे बताता है, हमारे आसपास के एयर में एक अजीब सा इन्फेक्शन फैल चुका है, जिस कारण जो भी लोग मर चुके हैं या फिर जो भी लोग इंजर्ड है या फिर जिसका इम्यूनिटी बहुत ही कम है, वो बहुत ही आसानी से इन्फेक्टेड हो जा रहा है और ज़ॉम्बी म्यूटेंट बन जा रहा है। ये सुनकर लिली शॉक्ड होते हुए कहती है, अच्छा ऐसी बात है? तब जियांग वहाँ से जाते हुए कहता है, अभी क्या अभी एक मीटिंग बुलाओ। अब हमें उन सभी को एक रूम में दिखाया जाता है जहाँ वो सभी मीटिंग कर रहे होते हैं। तभी जियांग कहता है, आने वाले 2 दिनों तक अपने आप को एक रूम में बंद कर लो और उस रूम के दरवाजे और खिड़कियों को टाइटली बंद कर लो, और जितना कर सको उतना अपने आसपास के माहौल को और वहाँ की हवा को अडेप्ट कर लो ताकि तुम ज़ॉम्बी बनने से बच सको, और जितना हो सके अपने बॉडी को ग्रेजुअली अडेप्ट होने दो ताकि तुम ज़ॉम्बीज ना बनो। ये सुनकर जैंग कहता है, लेकिन चोंग का क्या होगा? अब हम चोंग को देखते हैं जो कि मेडिकल रूम में एक बेड पर लेटा हुआ होता है। तभी हम उसके हाथ को देखते हैं जहाँ उसके अंदर भी ज़ॉम्बी साइंस आने स्टार्ट हो गए थे और वो धीरे धीरे ज़ॉम्बी बनने लगा था। और ये सीन यही कट होता है। अब हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ हर तरफ डिस्ट्रक्शन हो रहा होता है और लोग इधर से उधर भाग रहे होते हैं अपनी जान बचाने के लिए। तभी एक बंदा बिल्डिंग से बाहर देखते हुए कहता है, बाहर तो बहुत ज्यादा हलचल हो रहा है, और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि टैंक का दोस्त होता है जिससे जियांग ने डील किया था। फिर वो अपने वाइफ और बच्चों से कहता है, मुझे वेयर हाउस जाना होगा सप्लाईज को लाने के लिए, और तुम दोनों अपना ख्याल रखना और घर पे ही रहना, और मेरे आने तक दरवाजे को मत खोलना चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। तभी उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर वो बंदा अपने वाइफ और बच्चों को शांत कराते हुए और एक रॉड उठाते हुए गेट को खोलता है, जहाँ वो देखता है कि गेट पर टैंक होता है। ये देखकर वो चैन की सांस लेता है, और फिर जैसे वो दरवाजे को पूरा खोलता है तभी उसके ऊपर टैंक लात मारता है, जिससे वो बंदा नीचे गिर जाता है। और इसी के साथ उस घर में बहुत सारे लोग एंटर करते हैं और टैंक को मारने लगते हैं। इधर वो बंदा चिल्ला रहा था, प्लीज मुझे जाने दो, और वो टैंक से कहता है, टैंक ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें कितने अच्छे से ट्रीट किया था। ये सुनकर टैंक कहता है, क्या कहा तुमने? एक बार फिर से कहना। तुमने तो पूरी जिंदगी मुझे नीचा देखा है। तब वो बंदा कहता है, क्या तुम्हें पता भी है मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं हो, मेरे कारण ही तुमने अपने घर का डाउन पेमेंट किया था। ये सुनकर टैंक चिल्लाते हुए कहता है, हाँ मैंने लिया था, लेकिन तुमने मुझसे ना जाने कितना प्रॉफिट किया है। अब बहुत बातें हो गई, अब मुझे जल्दी से अपने वेयर हाउस का चाबी दो और उसका एड्रेस बताओ। ये सुनकर वो बंदा कुछ भी नहीं बोलता। ये देखकर टैंक हंसते हुए उसके वाइफ को देखता है और बोलता है, अब भी तुम जिद्दी बन रहे हो? फिर वह उसके वाइफ के बालों को पकड़ते हुए कहता है, यहाँ देखो। ये देखकर उसका बच्चा रोने लगता है और बोलता है, प्लीज मेरी मम्मी को जाने दो।
तब टैंग उस बच्चे को एक चाटा मारता है जिससे वो बच्चा दूर जाकर गिरता है। ये देखकर वो बंदा गुस्सा होने लगता है और बोलता है, हिम्मत है तो मुझसे लड़ो, देखते हैं तुम्हारे में कितना गट्स है। तब टैंग हंसते हुए कहता है, चिंता मत करो, जब तक तुम हमारे साथ कोऑपरेट करोगे तब तक तुम्हारे वाइफ और बच्चे सेफ है। अब जल्दी बताओ तुम्हारा वेयर हाउस किधर है। अब हमें वेयर हाउस का सीन दिखाई जाता है जहाँ वो सभी वेयर हाउस जाते हैं, जहाँ वो सामान देख कर कहते हैं, क्या तुम्हारे पास इतना ही बचा है। तब वो बंदा कहता है, तुमने ही तो मुझे बड़े क्लाइंट्स ला कर दिए थे, जिस कारण मैंने अपना पूरा सामान उसे बेच दिया, इवन मैंने एक्सपायरी माल भी उसे बेच दिया था। ये सुनकर टैंक सोचता, अच्छा वो जियांग। फिर वो हंसते हुए कहता है, अगर हम जियांग का सप्लाईज पर कब्जा कर लेंगे तो हमारे पास बहुत सारे सप्लाईज आ जाएंगे जिससे हम पूरी लाइफ आराम से जी सकते हैं। तब वो बंदा कहता है, मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि तुम उससे दूर रहो, क्योंकि जब मैं उसके वेयर हाउस सामान पहुँचाने गया था तब मैंने उसके हाथ में गन्स देखे थे। मुझे लगता है उसने पहले ही माहौल को भाप लिया था कि ज़ॉम्बी अटैक होने वाला है। ये सुनकर टैंक कहता है, ये तो तुम्हारी दिक्कत है, तुम्हें उसे डील करना है। तब वो बंदा कहता है, तुम्हारा इससे क्या मतलब। तब टैंक कहता है, तुम्हें जियांग का सप्लाई लाकर हमें देना होगा और इसके बदले तुम्हारी वाइफ और बच्चे दोनों सेफ रहेंगे। ये एक अच्छा ट्रेड है, तुम्हें क्या लगता है। ये सुनकर उस बंदे को बहुत गुस्सा आता है। अब हमें जियांग के विला का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आ रही थी। फिर हम जियांग, जैंग और उसके बाकी के दोस्तों को देखते हैं जहाँ वो सब चोंग को देख रहे होते हैं, क्योंकि चोंग अब ज़ॉम्बी बन चुका होता है। उन्होंने उसे बांध कर रखा होता है जहाँ वो बस चिल्लाए जा रहा था। ये सब देखकर जैंग को बहुत बुरा लगता है। तभी उनमें से जैंग का एक साथी कहता है, इसे मार दो। ये सुनकर जियांग को थोड़ा उस पर शक होता है। तब जैंग उससे कहता है, अभी तुमने क्या कहा। तब इमी उसे बताता है, ये पहले मर चुका है, अगर तुम इसे अभी नहीं मारोगे तो ये कैसे न कैसे फ्री हो जाएगा, जिससे हमारी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। तभी मोटू साथी कहता है, ये हमारा भाई है और तुम कह रहे हो कि हम इसे मार दे। तभी जियांग कहता है, वैसे ये कह तो सही रहा है, अगर कोई ज़ॉम्बी बन जाता है तब उसके रिकवरी के चांस बहुत कम होते हैं। ये सुनकर वो मोटू शॉक्ड होता है। तभी जियांग अपने पॉकेट से एक नाइफ निकालता है और उसे इमी को देते हुए कहता है, इसका यूज करो और इसे मार दो। ये देखकर वो बंदा डरते हुए कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो। तब जियांग कहता है, मैंने कहा मार दो। तब वो बंदा चाकू को ले लेता है और उसे देखते हुए थोड़ा हेसिटेट करता है। तभी उसके पास जियांग आता है और उससे कहता है, तुम स्टार्टिंग से ही वेपन मांग रहे थे है ना, अब इस वेपन को पकड़ो और उसे डर से छुटकारा दिला दो। तभी वहाँ पर जैंग आता है जो उसे नाइफ छीन लेता है और उस नाइफ को पकड़ते हुए कहता है, ब्रदर जियांग, मैं ये काम करूंगा। और ये सुनकर जियांग कहता है, अच्छा ऐसी बात है, ठीक है फिर ये लो चाकू। अब हम जैंग को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। उसने सोच तो लिया था कि वो अपने दोस्त को मार देगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा हेसिटेट कर रहा था। तभी जियांग उसके चाकू को पकड़ते हुए कहता है, क्या तुमने अपना मन बना लिया, क्योंकि जब तुम एक बार कर दोगे तो तुम एक खूनी बन जाओगे। और क्या होगा जो अभी मैंने कहा कि ये बंदा ज़ॉम्बी बन जाएगा और ना ही कभी इंसान बनेगा, ये सब झूठ हो। ये सुनकर जियांग कहता है, ब्रदर मैं आप पर ट्रस्ट करता हूँ, इसलिए मैं ये काम करने को तैयार हूँ। ये सुनकर जियांग हंसते हुए कहता है, ठीक है। अब हम जैंग को देखते हैं जो चाकू लेकर अपने दोस्त के पास जाता है उसे मारने के लिए। वो उसे मारना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी उसे मारना पड़ता है। उसके आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने चाकू को आगे बढ़ाता है। लेकिन तभी वहाँ पर जियांग आता है जो उसके हाथ को पकड़ लेता है। ये देखकर जैंग बोलता है, ब्रदर क्या हुआ। तब जियांग अपने स्क्रीन को ओपन करते हुए कहता है, तुम सब बाहर जाओ, ये एक स्पेशल केस है, इसलिए मुझे इसका बहुत सा काम है। अब हम जियांग को देखते हैं जो कि ज़ॉम्बी के पास जाते हुए कहता है, तुम्हारा नाम चैनचोंग है ना, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है। और ये सीन यहीं कट होता है। अब हमें शहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक गाड़ी बहुत ही तेजी में चल रही होती है। तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें से टैंक का वही दोस्त निकलता है जिसके वाइफ और बच्चों को उसने किडनैप करके रखा था और उसने उसे जियांग के पास जाकर उसके सप्लाई को लाने को बोला था। तब वो बंदा कार से निकलते हुए कहता है, शिट क्या बेकार लक है मेरा, लेकिन चलो सही है, मैं ऑलमोस्ट पहुंच ही चुका हूँ। तभी हम देखते हैं कि पीछे से एक ज़ॉम्बी उसके हाथ पर काट लेता है। ये देखकर वो बंदा बहुत ज्यादा पैनिक करता है और फिर वो भागते हुए अपने कार से एक डंडा निकालता है और फिर उस ज़ॉम्बी को मार देता है। फिर वो जियांग के विला की तरफ बढ़ते हुए सोचता है, चलो ऑलमोस्ट मैं पहुंच ही चुका हूँ और ये टाइम अभी घूमने का नहीं है। अब हमें जियांग और उसके बाकी के साथियों को दिखाया जाता है जहाँ वो सब फुल तैयार होकर ज़ॉम्बीज को मारने के लिए बाहर निकले थे। तभी लिली उससे बोलती है, ब्रदर ये जो आपने कपड़े पहनाए हैं बहुत ही अनकंफर्टेबल है और ऊपर से बहुत ही भारी है। तब जियांग कहता है, ज़ॉम्बी किसी को देखकर उस पर हमला नहीं करता, ज़ॉम्बी के पावर लेवल बहुत ज्यादा है और तुम फिलहाल में बहुत ही कमजोर हो, इसलिए मैंने तुम्हें प्रोटेक्टिव गियर पहनने को दिया है ताकि तुम ज़ॉम्बी से बच सको और जब तुम्हें अच्छे से एक्सपीरियंस हो जाएगा तब तुम इस प्रोटेक्टिव गियर को निकाल सकती हो। फिर हम देखते हैं कि जियांग और उसके साथी एक साइड होते हैं और ज़ॉम्बी दूसरे साइड। तब जियांग उस ज़ॉम्बी को देखते हुए कहता है, सब तैयार हो जाओ, हम ज़ॉम्बी के रेंज में आ ही चुके हैं। ये सब सुनकर उसके साथ
साथी हाँ जवाब देते हैं। तभी हम देखते हैं कि उस ज़ॉम्बी ने उनकी आवाज सुन ली थी और वो उन सब पर अटैक कर देता है। ये देखकर जियांग चिल्लाते हुए कहता है, मेरी बात याद रखना जो मैंने तुम्हें सिखाई थी, सबको एक दूसरे का ख्याल रखना है। तभी वो ज़ॉम्बी जियांग पर अटैक करता है जिसे जियांग बड़ी आसानी से डॉज कर देता है। फिर जियांग कहता है, मैंने बोला था ज़ॉम्बी को कैसे मारना है, या तो तुम्हें उसके सिर पर मारना होगा या फिर उसके नेक पर। तभी हम देखते हैं कि जैंग का वो साथी जिसे हम मोटू कहते हैं, वो उस ज़ॉम्बी का सामना करने के लिए आगे बढ़ता है और वो उसके सिर पर मारता है, लेकिन इससे उस ज़ॉम्बी का कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो ज़ॉम्बी उस मोटू पर अटैक कर देता है। ये देखकर मोटू चिल्लाने लगता है, प्लीज मेरी हेल्प करो। ये देखकर जियांग हंसते हुए कहता है, परफेक्ट, ये बहुत ही बढ़िया डिफेंस है। फिर वो बोलता है, जैंग तुम्हारी बारी आ गई है, तुम्हारा दोस्त तुम्हारी हेल्प चाहता है। तभी हम जैंग को देखते हैं जो कि आगे बढ़ते हुए ज़ॉम्बी के गले पर खींच के मारता है, जिससे वो ज़ॉम्बी वहीं पर चिट पड़ जाता है और फिर सभी मिलकर उस ज़ॉम्बी को मारने लगते हैं। ये देखकर जियांग खुश होता है कि चलो सब बढ़िया ट्रेनिंग कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि जियांग के पीछे एक ज़ॉम्बी आ रहा होता है, लेकिन जियांग तो उन्हें देखने में बिजी था। फिर जैंग जियांग को जैसी थैंक्स के लिए पीछे मुड़ता है, तभी वो चिल्लाकर बोलता है कि ब्रदर आपके पीछे देखो एक ज़ॉम्बी है। लेकिन हम देखते हैं कि जियांग उस ज़ॉम्बी को बड़ी आसानी से पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुम्हें याद है मैंने क्या बोला था, अपना गार्ड बिल्कुल भी डाउन मत करना, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, और अपने सराउंडिंग को हमेशा ऑब्जर्व करते रहना। ये देखकर वहाँ खड़े सभी लोग शॉक्ड होते हैं। अब हम उसी बंदे को देखते हैं जो कि जियांग के विला तक पहुंच गया था और वो उसकी दीवारों को झांकते हुए कहता है, यहाँ तो पहले से बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं, कहीं ये जियांग पहले ही मर तो नहीं गया। तभी उसे जियांग और उसके साथियों की आवाज आती है। ये सुनकर वो समझ जाता है ये तो जियांग की आवाज है और फिर वो एक गाड़ी की तरफ बढ़ने लगता है और गाड़ी के पीछे छुप कर देखता है कि जियांग और उसके साथी ज़ॉम्बीज को मार रही है। ये देखकर वो थोड़ा शॉक्ड होता है। अब हम देखते हैं कि वो बंदा जिस गाड़ी के पीछे छुपा हुआ था उसके नीचे ही एक ज़ॉम्बी होता है। तभी वो ज़ॉम्बी बाहर निकलता है उस आदमी पर अटैक करने के लिए और ये ज़ॉम्बी कोई और नहीं बल्कि जिंग की वही दोस्त होती है जिसे उसने धोखा दे दिया था। ये देखकर वो बंदा चिल्लाने लगता है। वो ज़ॉम्बी उसे काटने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर जियांग आकर उस ज़ॉम्बी के सिर को खोल देता है। ये देखकर वो बंदा चैन के सांस लेता है। तब जियांग उससे पूछता है, सैंगचे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब वो डरते हुए कहता है, ब्रदर मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मैं अभी भी अलाइव हूँ और आपको देख रहा हूँ। तभी जियांग की नजर उसके हाथ पर जाती है जहाँ ज़ॉम्बी ने काट लिया था। ये देखकर वो उसके सिर पर गन रखते हुए कहता है, तुम्हें ज़ॉम्बी ने काट लिया है। तब वो बंदा चिल्लाते हुए कहता है, ब्रदर प्लीज मुझे शूट मत करो, मुझे आपसे कुछ कहना है। ये सुनकर जियांग कहता है, जो बोलना है जल्दी बोलो और मेरे पास बिल्कुल भी मत आना। तब सैंगचे बोलता है, ब्रदर मैं पहले ही इन्फेक्टेड हो चुका हूँ और मैं कुछ ही देर में ज़ॉम्बी बन जाऊंगा, लेकिन एक ज़ॉम्बी बनने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। उस बास्टर्ड टैंक ने मेरी फैमिली को किडनैप कर लिया है और वो उन्हें यूज कर रहा है मुझे ब्लैकमेल करने के लिए, ताकि मैं तुम्हारे सारे रिसोर्सेज को लेकर आ सकूं। फिर वो बोलता है, ब्रदर मुझे पता है मैं एक बढ़िया इंसान नहीं हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसा कभी घटिया काम किया है। उस टैंक ने मेरे वाइफ और चाइल्ड को किडनैप किया है, लेकिन वो दोनों इनोसेंट है। वो जानवर मेरी वाइफ और चाइल्ड को स्पेयर नहीं करेगा और वो दरिंदा टैंक उन्हें मार भी देगा। ब्रदर प्लीज मेरी हेल्प करो, प्लीज मेरी फैमिली का ख्याल रखना, क्योंकि मैंने ही तो आपके सप्लाईज को इकट्ठा करने में हेल्प कराई थी। ये सुनकर जियांग को लगता है कि हाँ कह तो सही रहा है, बेशक इसने अपने प्रॉफिट के लिए काम किया था, लेकिन इसने मेरी बहुत ही हेल्प की है। फिर वो अपने महल को देखते हुए सोचता है, इस विला में बहुत जगह है जहाँ पर बहुत से लोग रह सकते हैं, लेकिन इस विला में बस एक ही वुमेन है, तो मुझे इसे बैलेंस करना होगा। तभी उसके स्क्रीन पर डिंग बजता है, इसका मतलब उसे एक नया टास्क मिला है। उस टास्क को देखकर जियांग सोचता है, ये तो बहुत ही बढ़िया ऑफर है। सिस्टम में टास्क था कि उसकी वाइफ और चाइल्ड को बचाना है और उन्हें अपने विला में रखना है, इससे उसे 25 पॉइंट मिलेंगे। फिर वो सैंगचे से कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे वाइफ और चाइल्ड की अच्छे से देखभाल करूंगा। ये सुनकर सैंगचे खुश होते हुए कहता है, सच में थैंक यू ब्रदर। और फिर वो अपने घुटने पर बैठते हुए कहता है, ये सैंगचे आपको इस जिंदगी में रिपे तो नहीं कर सकता, लेकिन अगली लाइफ में मैं आपका एक बहुत ही लॉयल सर्वेंट बनूंगा। और फिर वो जियांग को अपने आप को शूट करने को बोलता है। ये सुनकर जियांग बोलता है, क्या? तब सैंगचे बोलता है, प्लीज मुझे शूट कर दो ताकि मैं ज़ॉम्बी ना बन सकूं। अगर मैं ज़ॉम्बी बन जाऊंगा तो क्या पता मैं ही अपनी फैमिली पर अटैक कर दूं और उनकी जान को खतरा हो। ये सुनकर जियांग थोड़ा सोचता है। फिर वो लिली से कहता है, जल्दी से स्टोर रूम से एक बाइक निकालो। फिर वो सैंगचे से कहता है, कहीं दूर चले जाओ जहाँ पर लोग ना हो और अपने आप को छुपा लो ताकि तुम आइसोलेट हो सको। ये सुनकर सैंगचे बोलता है, क्या आप ये क्यों कर रहे हो? तब जियांग कहता है, तुम्हें पता करने की जरूरत नहीं है और तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा, इसलिए जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो। तब सैंगचे बोलता है, ठीक है ब्रदर, और आपका दिल से शुक्रिया। अब हम सैंगचे को देखते हैं जो कि एक साइकिल पर बैठकर कहीं दूर जा रहा था ताकि वो अपनी वाइफ और बच्चे से दूर जा सके। हम देख सकते हैं कि उसके आंखों में अफसोस के आंसू थे।
और वो रोते हुए कहीं दूर जाने लगता है। अब हम जियांग और उसके साथियों को देखते हैं जहाँ वो सभी ज़ॉम्बीज़ को इकट्ठा करते हैं और उसका ढेर लगाकर उन पर पेट्रोल छिड़कने लगते हैं। फिर जियांग एक लाइटर निकालते हुए उन सभी को जला देता है। फिर वो अपने स्क्रीन को देखते हुए अपने साथियों से कहता है, अभी तुम सबके स्ट्रेंथ और एक्सपीरियंस के हिसाब से तुम सब 2 से 3 ज़ॉम्बी को मार सकते हो बिना कोई डैमेज लिए, लेकिन तुम्हें एक मिली वेपन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जब ज़ॉम्बीज़ तुम पर एक साथ हमला करेंगे तो तुम रेडी नहीं हो। ये सुनकर वो सब थोड़े सीरियस होते हैं। फिर जियांग जाते हुए कहता है, सब कोई मुझे फॉलो करो। अब वो अपने विला के गेट पर पहुंचता है और वो ग्रैंडपा का नाम बुलाता है। ये सुनकर ग्रैंडपा बोलते हैं, क्या हुआ जियांग? तब वो ग्रैंडपा को एक चाबी देते हुए कहता है, यह है स्टोर रूम की चाबी जहाँ पर सारे वेपन्स रखे हुए हैं और मैं आज रात सिटी की तरफ जाने वाला हूँ, इसलिए इस विला की सेफ्टी आप ही के हाथ में है। अब ग्रैंडपा उस चाबी को लेते हुए कहते हैं, पूरा सिटी एक मैड हाउस बन चुका होगा और तुम अकेले जा रहे हो। तभी जैंग और उसका मोटू साथी बोलता है, ब्रदर हम भी आपके साथ चलेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि वो बंदा जिसका नाम इमी है वो जाने को तैयार नहीं था। ये सुनकर जियांग बोलता है, नहीं कोई जरूरत नहीं है, अभी तुम सब डेंजर को फील करने के लायक नहीं हो, मैं ही अकेले जाऊंगा और अगर तुम सब मेरे साथ जाओगे तो तुम सब बस मेरे लिए बर्डन रहोगे। फिर वो ग्रैंडपा से कहता है, ग्रैंडपा मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। ये सुनकर ग्रैंडपा बोलते हैं, डोंट वरी और तुम सेफ जाना। अब हम जियांग को कार में देखते हैं जहाँ वो अपने स्क्रीन को ओपन करता है। फिर वो देखता है कि उसका सिस्टम स्टोर बहुत ही एम्प्टी है। ये देखकर वो सोचता है, सिस्टम स्टोर अपडेट तो बहुत ही स्लो है। और फिर वो मनी मन सोचता है, ये मिशन बहुत ही हार्ड है, इसलिए मैं अपने सिस्टम को रिफ्रेश करना चाहूंगा, लेकिन उसे रिफ्रेश के लिए 4 पॉइंट देने पड़ते हैं। ये देखकर वो मनी मन सोचता है, मुझे अब से केयरफुल रहना पड़ेगा। फिर वो रिफ्रेश करने के बाद एक बॉक्स को ओपन करता है जहाँ उसे ब्लैक टेक सप्लाई बॉक्स मिलता है जो कि लेवल 1 का होता है और साथ ही साथ उसके 20 पॉइंट कट जाते हैं और उसके पास फिलहाल अभी 6 पॉइंट है और उस बॉक्स में उसे फिजिकल स्ट्रेंथ एनहेंसमेंट सीरम मिलता है। ये देखकर जियांग सोचता है, ओ शिट फिर से, और फिर वो उस सिरिंज को अपने अंदर डाल लेता है। तब हम देखते हैं कि वो सीरम उसके बॉडी पर अफेक्ट करने लगता है और वो खांसने लगता है। अब हमें दिखाई जाता है कि उसके बॉडी में एट्रीब्यूट 260% ज्यादा है नॉर्मल ह्यूमन के हिसाब से और उसके पास स्पेशल रिंग है और साथ ही साथ माइंड आई भी है और ये सीन यहीं कट होता है। अब हमें सैंचे के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी वाइफ और बच्चे रो रहे होते हैं। तभी उसकी वाइफ अपने बच्चे से कहती है, चिंता मत करो, तुम्हारे डैडी आने ही वाले होंगे और वो सब कुछ हैंडल कर लेंगे। और फिर वहाँ पर टैंग और उसके साथियों की एंट्री होती है। ये देखकर उसकी वाइफ डरते हुए कहती है, वट तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब वो उसकी वाइफ के बालों को पकड़ते हुए कहता है, क्या तुम्हें क्या लगता है हम यहाँ पर किस लिए आए हैं? ऑफ कोर्स हम यहाँ पर थोड़े मजे करने आए हैं। फिर वो दोनों मिलकर उसके वाइफ के कपड़े फाड़ने लगते हैं। और इस लास्ट एपिसोड में हमने देखा था सैंचे जियांग के घर की तरफ निकलता है ताकि वो उसके सप्लाईज को ला सके, लेकिन रास्ते में ही उसे एक ज़ॉम्बी काट लेता है। फिर भी वो जैसे तैसे उसे घर के पास पहुंच जाता है। तभी उसके ऊपर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है। तभी वहां पर जियांग आता है और उसे बचा लेता है। फिर वो उससे पूछता है कि सैंचे आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब सैंचे उसे पूरी बातें एक्सप्लेन करता है। ये सुनकर जियांग कहता है, ठीक है एक काम करो, सबसे पहले तुम आइसोलेट हो जाओ और मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे वाइफ और बच्चों को प्रोटेक्ट करूंगा। अब हम देखते हैं कि जियांग निकल जाता है ताकि वो उसके वाइफ और बच्चों को प्रोटेक्ट कर सके। अब हम टैंग और उसके साथियों को देखते हैं जो कि सैंचे के वाइफ के साथ बदतमीजी कर रहे होते हैं। तभी वहां पर उन सब का बॉस आता है जो उनसे पूछता है कि आखिर तुम सब क्या कर रहे हो? ये सुनकर टैंक कहता है, बॉस हम तो बस टाइम पास कर रहे थे। तब उनका बॉस कहता है, अभी हमारा काम नहीं हुआ और तुम सब अभी से ही कर रहे हो। ये सुनकर उसका साथी कहता है, तो क्या हुआ, ये तो हमने कितनी बार करा है। ये सुनकर उसका बॉस बोलता है, क्या तुम सब पागल हो चुके हो जो तुम करने का ट्राई कर रहे हो? अगर तुम इसके वाइफ और बच्चों को मार दोगे तो सैंचे हमारी बात नहीं मानेगा और अभी तक हमारा टास्क कंप्लीट भी नहीं हुआ। एक बार सोचो, अगर वो सप्लाई लेकर नहीं आएगा तब हमारा क्या होगा? हमें खुद से बाहर निकलकर सामान लेने जाना पड़ेगा जिससे हम पर ज़ॉम्बी भी अटैक कर सकते हैं। और अगर तुम सैंचे के बच्चे और वाइफ को मार दोगे तब वो हमसे भी फाइट करेगा जिस कारण हमें उसे मारना पड़ेगा। फिर वो बोलता है, अभी के लिए तुम सब शांत हो जाओ, लेकिन जैसे ही हमारा डील कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो तुम चाहते हो वो तुम सब कर सकते हो बिना कोई हेसिटेशन के। ये सुनकर वो बंदा भी बोलता है, ठीक है फिलहाल के लिए मैं तुम्हारी बात मान रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे बातों में दम तो है। मुझे सप्लाई के लिए बाहर नहीं जाना और वैसे भी बाहर बहुत ही खतरा है तो कौन ही पागल बाहर जाना चाहेगा। फिर वो सब वहाँ से जाने लगते हैं। तब टैंक सैंचे की वाइफ को देखते हुए कहता है, मेरा वेट करना, मैं बस आता ही हूँ। इधर हम सैंचे के वाइफ और बच्चे को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा डर रहे थे और वो दोनों बैठ कर रो रहे होते हैं और ये सीन यहीं कट होता है। अब हमें शहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रात का टाइम होता है और ज़ॉम्बीज़ इधर से उधर घूम रहे होते हैं। तभी हमें जियांग को दिखाया जाता है जो कि कार में बैठा होता है
और वो सेंची के वाइफ को बचाने ही जा रहा होता है। फिर वो ड्राइव करते हुए सोचता है, फिलहाल में मैंने अभी अपने अंदर एक इंजेक्शन को इंजेक्ट किया है जिससे मेरा पावर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। पावर के साथ साथ मेरा इंटेलिजेंस, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, सिग्निफिकेंट और भी बहुत कुछ बढ़ चुका है। मतलब मोटा मोटा देखे तो मैं नॉर्मल इंसान से बहुत ही ताकतवर हूँ और मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। इधर हम जियांग का फेस देखे तो उसके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, मतलब उसे किसी का भी डर नहीं है। अगर उसके सामने कोई भी आए वो उसे मार ही देगा। जियांग ये सभी बातें सोचते हुए जा रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि जियांग अपने कार को बिल्कुल लहराते हुए बहुत सारे कारों के बीच से निकालता है। फिर वो बोलता है, कार तो बहुत ही बढ़िया है, सही हुआ मैंने एक ऑटोमेटिक कार खरीदा है। इसे कंट्रोल करना बहुत ही आसान है और मैं इसे बहुत ही अच्छे तरीके से चला पा रहा हूँ। इस कार को खरीदने का डिसीजन बहुत ही बढ़िया था, ये तो बिल्कुल मक्खन की तरह चल रहा है। फिर वो देखता है कि आगे बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं। ये देखकर वो अपने कार को थोड़ा साइड में लगाते हुए अपने कार से उतरता है और बोलता है कि शहर बिल्कुल आगे ही है, लेकिन मैं यहाँ से कार से नहीं जा सकता क्योंकि अगर मैं कार से जाऊंगा तो बहुत सारे ज़ॉम्बीज मेरी तरफ अट्रैक्ट होंगे जो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल का काम होगा। ये सोचकर वो बोलता है, लगता है अब मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा। जियांग इधर ये सारी बातें सोच ही रहा होता है, तभी उसे किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है और वो जैसे ही मुड़कर देखता है तब वो देखता है कि उसके ऊपर बहुत सारे ज़ॉम्बीज एक साथ अटैक करने आ रहे हैं। ये देखकर जियांग थोड़ा सतर्क हो जाता है। तब वो देखता है कि उसकी तरफ दो ज़ॉम्बीज बढ़ रही है। तब वो देखता है कि उन दोनों में से एक ज़ॉम्बी उसके सामने आ रहा है। ये देखकर जियांग उस ज़ॉम्बी को डॉज करते हुए उसके हाथों को अपने हाथों से लॉक कर लेता है और उसे उछालकर फेंक देता है दूसरे वाले ज़ॉम्बी पर, जिससे दोनों ज़ॉम्बी एक साथ ही नॉक हो जाते हैं। इधर जियांग ने एक ही तीर से दो निशाने लगाए थे। फिर वो अपने हाथों को स्टाइल से फैलाता है जहां उसके हाथों में एक खंजर आता है जो कि उसने अपने बॉक्स से निकाला था ताकि वो इस खंजर की हेल्प से ज़ॉम्बीज को बड़ी आसानी से मार सके। ये सोचकर वो खंजर को लेकर आगे बढ़ने लगता है फुल स्पीड में ज़ॉम्बीज को मारने के लिए। फिर हम देखते हैं कि जियांग ने एक ही स्लैश में दोनों ज़ॉम्बी को मार दिया होता है, जहां पर दोनों ज़ॉम्बी के गर्दन अलग अलग पड़े होते हैं। ये देखकर जियांग मन ही मन सोचता है, मेरा पावर तो सच में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। उस इंजेक्शन शॉट ने बहुत ही अच्छा काम किया है। मेरा स्ट्रेंथ और स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और इस लेवल के ज़ॉम्बी मेरे सामने बिल्कुल पानी कम चाय है जो मेरे लेवल के नहीं है। यानी मैं ऐसे हजारों ज़ॉम्बी को एक साथ मार सकता हूँ और साथ ही में मेरा सिग्निफिकेंट भी बढ़ चुका है। तभी जियांग को एक वेव सुनाई देती है जो कि बहुत ही अजीब होती है। ये सुनकर जियांग बोलता है, शिट, ये तो ब्लॉक हो गया। फिर वो बोलता है वो जो भी चीज है वो मेरे 800 मीटर के रेंज में है। तभी जियांग के स्क्रीन पर एक मिशन आता है जो कि एनकाउंटर का होता है, जिस मिशन को जियांग को कंप्लीट करना ही पड़ेगा। और ये सीन यहीं कट होता है। अब हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज खड़े होते हैं और वो उस बिल्डिंग में घुसने का ट्राई करते हैं। तभी कोई चिल्लाते हुए कहता है, डैम इट, हम सबको इन ज़ॉम्बीज ने घेर लिया है, अब हम क्या करें। अब हम बिल्डिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर 4 लोग होते हैं जिनमें से एक औरत होती है और 3 लोग आदमी होते हैं। उन चारों में एक बंदा पुलिस वाला होता है जो अपने गन को बाहर निकालते हुए चिल्लाते हुए कहता है, जल्दी से कोई भारी सामान को लाओ और इस दरवाजे को ब्लॉक करो, नहीं तो ज़ॉम्बीज आ जाएंगे। ये सुनकर वो दोनों सामान को ढकेलने लगते हैं। तब उनमें से एक बच्चा बोलता है, डैड, क्या हम सब मरने वाले हैं। तब वो आदमी बोलता है, नहीं, वो ज़ॉम्बीज इस बिल्डिंग के अंदर नहीं आ सकते क्योंकि हमने सारे डोर्स को ब्लॉक कर दिया है और अगर वैसे भी ज़ॉम्बीज अंदर आ गए तो हम दोनों तुम्हारे मदर के पास जा पाएंगे। ये बंदा उस बच्चे का डैड होता है और इसकी वाइफ पहले ही मर चुकी होती है। ये सुनकर वो बच्चा जोर से रोने लगता है। तब वो पुलिस वाला उस आदमी को डांटते हुए कहता है, सॉन्ग, ये तुम क्या कर रहे हो, बोलने से पहले कुछ तो सोच लिया करो। ये सुनकर वो आदमी बोलता है, अगर मैं सोच के बोलता तो अभी तक मैं एक मैनेजर होता, ना कि शॉपकीपर होता, समझे। ये सुनकर पुलिस वाला कहता है, सॉन्ग, तुम ऐसी बातें क्यों करते हो, इससे बस तुम्हारा बेटा डर जाएगा। तब वो आदमी कहता है, मैंने ऐसा क्या बोला, मैं तो बस सच्चाई की बातें कर रहा हूँ। ये सुनकर पुलिस वाला इधर उधर देखते हुए कहता है, ऐसा मत बोलो कि हम सब मरने वाले हैं, मैं यहाँ पर सभी को बचाने का ट्राई कर रहा हूँ और तुम ऐसे बातें कर रहे हो। वो इधर बातें कर ही रहे होते हैं तभी उन्हें बाहर एक शोर सुनाई देती है जो कि गन शॉट का होता है। ये सुनकर तो वो सब डर जाते हैं। फिर वो देखते हैं कि बाहर जितने भी ज़ॉम्बीज खड़े होते हैं वो एक एक करके गिरने लगते हैं। तभी उन्हें गन शॉट की आवाज सुनाई देती है और उनके ठीक सामने खड़े ज़ॉम्बी के सिर में छेद हो जाता है। ये देखकर तो सभी लोग डर जाते हैं और वो बच्चा डर के कारण नीचे गिर जाता है। अब वो देखते हैं कि बाहर सिर्फ शांति होती है, यानी वहाँ के सारे ज़ॉम्बीज खत्म हो गए थे। ये देखकर पुलिस वाला कहता है, जल्दी से दरवाजे पर जितना भी हैवी सामान है उसे साइड करो, मैं
जाकर बाहर देखता हो कि आखिर हुआ क्या है। ये सुनकर वो दोनों बाप बेटे मिलकर सामान को हटाने लगते हैं। तब वो पुलिस वाला उन्हें शांति से सामान को हटाने के लिए बोलता है, नहीं तो उनकी आवाज सुनकर और सारे ज़ॉम्बीज़ आ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि वो सब सामान हटाकर गेट से बाहर निकलते हैं और धीरे धीरे कर बाहर के नजारे को देखते हैं, जहाँ पर सारे ज़ॉम्बीज़ मरे पड़े होते हैं। ये देखकर सोचते हैं आखिर ये काम किसका हो सकता है। इतने सारे ज़ॉम्बीज़ को अकेले मारना ये कोई नॉर्मल इंसान का काम तो नहीं हो सकता। तभी उसका बच्चा चिल्लाते हुए कहता है, कहीं ये काम म्यूटेंट का तो नहीं है, म्यूटेंट ही ऐसा कर सकता है। ये सुनकर उसका फादर उससे पूछता है आखिर ये म्यूटेंट क्या होता है। तब वो बच्चा बताता है कि म्यूटेंट वो होते हैं जो नॉर्मल ज़ॉम्बी के स्ट्रॉन्गर वर्जन होते हैं और वो बहुत ही ताकतवर होते हैं। ऐसा मैंने गेम्स और मांगा में पढ़ा था। ये सुनकर उसके फादर बोलते हैं, गेम्स और मांगा? तभी सोचो तुम्हारे पढ़ाई में इतने कम मार्क्स क्यों आते हैं, तुम पूरा टाइम यही काम करते रहते हो, इसलिए तुम पढ़ाई भी नहीं करते। ये सुनकर पुलिस वाला कहता है, सॉन्ग फिर से तुम ऐसी बातें करने लगे, हम अभी कैसे हालात में फंसे हुए हैं और तुम उसे डांट रहे हो, वो भी उसके एग्जाम के मार्क्स के लिए। क्या तुम्हारे अंदर कोई इमोशनल अटैचमेंट है कि तुम ऐसी बातें कर रहे हो? जल्दी से अपने आसपास देखो कि कहीं कोई ज़ॉम्बी हमारे ऊपर अटैक ना कर दे। और फिर वो आगे जाते हुए कहता है, सभी लोग अपने आसपास के सराउंडिंग को देखते रहना, नहीं तो कोई सा भी ज़ॉम्बी हमारे ऊपर अटैक कर देगा। और हो सके तो अपने आप को चौकन्ना रखना ताकि हम सब सेफ रह सके। अभी हमें बेस पर भी जाना है। अब वो सब एक गली में आकर रुक जाते हैं और वो सब जियांग को देखते हैं जो कि सामने खड़ा होता है। इधर हम जियांग को देखते हैं जो कि अपने स्क्रीन को ओपन करके स्क्रीन में लगा हुआ था और अपने मिशन को देख रहा होता है। उसने अपने इनकाउंटर मिशन को कंप्लीट कर लिया था जिससे उसे 5 पॉइंट मिले थे और फिलहाल में उसके पास टोटल 11 पॉइंट है। इधर वो चारों लोग छुपते हुए सोचते हैं आखिर ये है क्या ये कोई इंसान है या फिर कोई ज़ॉम्बी है। तब वो बच्चा चिल्लाते हुए कहता है, मैंने कहा था ना ये एक म्यूटेंट है, मेरी बात मानो ये एक म्यूटेंट है। ये सुनकर पुलिस वाला कहता है, नहीं मेरे हिसाब से तो ये एक सर्वाइवर लग रहा है जो कि हमारी तरह ही बचने का ट्राई कर रहा है। तभी जियांग उस बच्चे की बात सुनते हुए कहता है, म्यूटेंट तुम तो बहुत ही सपने देखते हो, आखिर तुम गेम्स इतना क्यों खेलते हो, अभी म्यूटेंट का आने का टाइम नहीं है और म्यूटेंट बहुत ही समय बाद आएंगे। तब पुलिस वाला हंसते हुए आगे बढ़ता है और उससे कहता है, मैंने कहा था ना ये एक सर्वाइवर है। और फिर वो अपना गन निकाल कर जियांग के आगे आते हुए कहता है, मेरे पीछे ही रहना, तुम्हारे लिए अकेले घूमना बहुत ही खतरे का काम है, इसलिए हो सके तो मेरे पीछे रहना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। फिर जियांग उससे पूछता है, आखिर तुम सब हो कौन और क्या तुम सब बस 4 लोग ही हो? ये सुनकर पुलिसमैन बोलता है, फिलहाल तो हमारे ग्रुप में 4 लोग हैं और हम सब सप्लाई को ढूंढ रहे हैं, लेकिन रॉक्सिन गार्डन में बहुत सारे लोग छुपे हुए हैं और हमें भी वहीं पर जाना है। ये सुनकर जियांग बोलता है, रॉक्सिन गार्डन? मैंने सुना है उसके आसपास ही कोई मेंशन है, क्या रॉक्सिन गार्डन हमारे पास ही है? तब दूसरा बंदा बताता है, हाँ वो मेंशन आगे वाले रास्ते के सामने ही है। फिर वो बच्चे का फादर जियांग के पास जाते हुए कहता है, छोटे भाई तुम हमारे साथ ही रहो, अगर हम सब एकजुट होकर काम करेंगे तो हमारा स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा और हमारे कैप्टन के पास गन भी है, इवन उनके पास ज़ॉम्बी से लड़ने का एक्सपीरियंस भी है, तो हम सब सेफ रह सकते हैं। ये सुनकर जियांग हंसते हुए उन्हें थैंक्स बोलता है और वो मनी मन सोचता है, देखने में तो ये लोग अच्छे लग रहे हैं, क्या मैं इनकी हेल्प कर दूं? और अब हम उन सभी को बड़े ही सावधानी से जाते हुए देखते हैं और जियांग भी उन्हें कोऑपरेट कर रहा होता है। तभी वो आदमी जियांग से पूछता है, बच्चे तुम बार बार मेंशन की बात कर रहे हो, क्या तुम्हें वहाँ पर किसी इंपॉर्टेंट बंदे से मिलना है? ये सुनकर जियांग इधर उधर देखते हुए कहता है, हाँ। तब वो आदमी उससे पूछता है, क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने वाले हो या फिर वो तुम्हारा कोई रिलेटिव है? फिर वो आदमी जियांग के पास जाते हुए उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, हमारी दुनिया पूरी खत्म हो चुकी है, हमारी दुनिया पूरी खत्म हो चुकी है और जिसे भी तुम ढूंढ रहे हो वो पक्का मर चुका होगा, इसीलिए तुम्हें अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना चाहिए इन सभी चीजों के लिए। इधर जियांग उसकी बातों को शांति से सुने जा रहा था। तभी पुलिस वाला चिल्लाते हुए कहता है, अगर उन्हें यहाँ के गुंडों ने मारा नहीं होगा तब तो पक्का ज़ॉम्बी ने मार दिया होगा, लेकिन यहाँ के जो गुंडे हैं वो तो ज़ॉम्बी से भी खतरनाक है, वो सब एक नंबर के हैवान हैं। ये सुनकर जियांग थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोलता है, हैवान ये सब कौन है? तब पुलिस वाला बताता है, बहुत सारे गुंडों ने अपना एक ग्रुप बना लिया है जो कोई हैवान से कम नहीं है और वो अभी माउंट विला के एरिया में है जो कि सिटी के ईस्ट में पड़ता है। वो सब जिंदा रहने के लिए कुछ भी काम करने को तैयार है, इवन उन्होंने कितने बच्चों को मार भी दिया था और ना जाने उन्होंने कितने इंसानों को मारकर उनका सामान लूट लिया। हम एक बार उनसे टकरा भी गए थे जिससे उन्होंने हमारे बहुत सारे साथियों को मार दिया, लेकिन कैसे भी करके हम उनसे बचकर भाग आए। फिर पुलिस वाला पीछे मुड़ते हुए कहता है, चलो भी इसके बारे में बात करना बंद करो, हमें किसी भी हालात में स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा ताकि हम अपने दुश्मन से लड़ सके और जैसे जैसे हमें दूसरे सर्वाइवर मिलेंगे हम उन्हें अपने टीम में ले लेंगे और उनकी हेल्प करेंगे। तभी एक ज़ॉम्बी उसके ऊपर अटैक कर देता है। ये देखकर वो बच्चा चिल्लाते हुए कहता है, देखो आपके पीछे एक ज़ॉम्बी है। तब वो पुलिस वाला पीछे हटते हुए उस ज़ॉम्बी के सिर में गोली मार देता है जिस कारण वो ज़ॉम्बी नीचे गिर जाता है
तब पुलिस वाला डरते हुए कहता है अभी तक तो मैं मर ही गया था। इधर गनशॉट की आवाज से सारे ज़ॉम्बी उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं और बहुत सारे ज़ॉम्बीज उनकी तरफ ही बढ़ने लगते हैं। ये देखकर तो सभी लोग डर जाते हैं। तब पुलिस वाला परेशान होते हुए इधर उधर देखता है और सभी को शांत रहने के लिए कहता है। फिर वो एक बस को देखकर सभी को उस बस में जाने के लिए कहता है। ये देखकर सभी लोग उस बस की तरफ भागने लगते हैं। इधर जियांग उन सभी को देखकर मन ही मन सोचता है ये सब ऐसे भाग रहे हैं जिस कारण ज़ॉम्बी और भी अट्रैक्ट उन्हीं की तरफ होंगे, लेकिन इस टाइम पर बस में छुपना एक अच्छा डिसीजन है और ये डिफेंस के लिए काफी अच्छा ऑप्शन है। मगर इसका एक घाटा भी है, अगर सारे ज़ॉम्बीज ने इस बस को पलट दिया तब तो इसे बाहर निकलना बिल्कुल नामुमकिन है और सारे के सारे लोग वहीं पे मर जाएंगे। और मैं इस हालात को देखकर इन सभी के डिसीजन को 100 में से 70 मार्क्स दूंगा और फिर वो भी बस की तरफ भागने लगता है। इधर ज़ॉम्बी सोनी का पीछा कर रहे थे। तब पुलिस वाला जियांग को जल्दी से भागकर बस में आने के लिए कहता है और जियांग जैसे ही बस के अंदर आता है तब पुलिस वाला गेट को बंद कर देता है और वो चिल्लाते हुए कहता है एक बार सभी सीटों को देख लेना, कहीं इसके अंदर ज़ॉम्बी ना हो। मगर ज़ॉम्बीज कहाँ मानने वाले थे, वो ज़ॉम्बी सोनी की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देखकर वो बच्चा डरते हुए कहता है यहाँ तो सारे ज़ॉम्बी जमा हो रहे हैं जिस कारण हमारे बस को दिक्कत हो जाएगी। इधर पुलिस वाला गेट को रोके हुए खड़ा था और वो बोलता है क्या हम इतने धीरे भाग रहे थे, कितने सारे ज़ॉम्बीज हमारी तरफ अट्रैक्ट हो गए। इधर बस के बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज इकट्ठा हो जाते हैं और बस के दरवाजे को तोड़ने का ट्राई करते हैं और बस का दरवाजा तो होता ही कमजोर है जिसे एक ज़ॉम्बी ओपन ही कर लेता है, लेकिन पुलिस वाला अपनी पूरी जान लगा देता है ताकि वो उस दरवाजे को ब्लॉक कर सके। तभी वहाँ पर जियांग आता है जो कि बड़े ही तेज से उस बस के दरवाजे पे मारता है जिस कारण बाहर खड़े सारे ज़ॉम्बीज दूर जाकर गिरते हैं। ये देखकर पुलिस वाला बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और वो उससे पूछता है तुम्हारे अंदर इतना स्ट्रेंथ है, और वो मनी मन सोचता है ये बंदा तो बहुत ही स्ट्रांग है, क्या ही पावर है इसके अंदर। तब जियांग उससे कहता है मैं इस दरवाजे को ब्लॉक करके रखता हूँ ताकि ज़ॉम्बीज अंदर ना आ पाए, तुम सभी को इकट्ठा करो और एक बस के खिड़की को तोड़कर सभी ज़ॉम्बी से फाइट करो ताकि ज़ॉम्बीज यहाँ से जा सके। ये सुनकर पुलिस वाला हाँ में जवाब देते हुए सभी को इकट्ठा करता है और एक बस के खिड़की को तोड़ते हुए ज़ॉम्बीज को मारने लगता है। इधर ज़ॉम्बीज जैसे ही देखते हैं कि खिड़की टूट चुका है तब वो बस में एंटर करने के लिए ऊपर चढ़ने लगते हैं। तब वो सभी ज़ॉम्बीज को मारने लगते हैं एक डंडे की हेल्प से। इधर पुलिस वाला भी अपना गन लेकर तैयार था ताकि वो ज़ॉम्बी को शूट कर सके। फिर वो अपने गन के बुलेट्स को देखते हुए कहता है ये बुलेट्स तो बहुत ही कम है और बाहर ज़ॉम्बी बहुत सारे हैं, हम इनसे फाइट कैसे करेंगे। तभी जियांग एक क्रॉसबो देते हुए कहता है ये लो इससे फाइट करो। ये देखकर पुलिस वाला सोचता है अभी तो इसके पास कुछ भी नहीं था तो ये क्रॉसबो कहाँ से आया। फिर वो जियांग से पूछ ही लेता है कि तुम्हारे पास ये क्रॉसबो कहाँ से आया। तब जियांग उसे क्रॉसबो देते हुए कहता है मैंने भागते समय रास्ते में उठा लिया था। अब पुलिस वाला और वो आदमी दोनों मिलकर एक एक करके ज़ॉम्बीज को मारने लगते हैं और कुछ ही देर में सारे ज़ॉम्बीज को मार देते हैं और वो सब बस से निकलकर दूसरी तरफ जाने लगते हैं। इधर इतने सारे ज़ॉम्बीज को मरा हुआ पड़ा देखकर वो बच्चा जोश में कहता है ये दूसरी बार है कि हम खतरे से बाहर आए हैं, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है बल्कि भगवान ने हमें ही चूज किया है ताकि हम इस दुनिया से ज़ॉम्बी को खत्म कर सके। तब जियांग उसकी बातों को सुनते हुए कहता है सावधान रहो और ऐसी फालतू की बातें मत करो, नहीं तो फिर से हमारे ऊपर ज़ॉम्बीज अटैक कर देंगे और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब हमें जियांग के विला का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिली कहती है जियांग जहाँ पर भी होगा वो सेफ होगा। अब हमें विला के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो सभी डिसाइड कर रहे थे आखिर कौन इस रात को विला पे नजर रखेगा। तभी इमी कहता है मैं रखूंगा। ये सुनकर लिली और ग्रैंडपा को थोड़ा शक होता है। तभी उसका मोटू दोस्त पूछता है वह आज तो तुम बहुत ही उत्साहित लग रहे हो, आखिर तुम्हें क्या हुआ है। ये सुनकर इमी उस पर चिल्लाते हुए कहता है मैं बिल्कुल भी उत्साहित नहीं हूँ, तुम्हें ही ऐसा लग रहा है, मैं तो इस विला को सेफ रखना चाहता हूँ ताकि यहाँ पर ज़ॉम्बीज ना आए। ये सुनकर मोटू बोलता है अरे यार मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम इतना भड़क क्यों रहे हो। ये सब देखकर ग्रैंडपा थोड़ा परेशान होते हुए कहते हैं ठीक है, अगर इमी चाहता है कि वो यहाँ पर नजर रखे तो वो रख सकता है, इसलिए इमी को छोड़ के तुम सब रेस्ट करने जा सकते हो। फिर वो इमी से केयरफुल रहने के लिए बोलते हैं और बोलते हैं अगर कोई दिक्कत हो तो मेरे रूम में आकर जगा सकते हो। ये सुनकर इमी बोलता है आप चिंता मत करो, मैं सब चीज संभाल लूंगा। अब इमी टेरेस पे चढ़ के निगरानी करने लगता है। फिर वो बोलता है टाइम हो चुका है, लगता है सारे लोग सो चुके होंगे और मेरा काम करने का टाइम आ चुका है। फिर वो अंदर जाते हुए कहता है टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है, मुझे कैसे भी करके यहाँ का समाधान करना पड़ेगा जियांग के वापस आने से पहले। और फिर वो ग्रैंडपा के रूम में जाता है और उन्हें छुप कर देखने लगता है।
इधर ग्रैंडपा आराम से सो रहे होते हैं, बिल्कुल निश्चिंत होकर। फिर इमी धीरे धीरे से बढ़कर ग्रैंडपा के पास जाता है और उनके बगल में रखी हुई चाबी को उठाने वाला होता है। तभी अचानक से ग्रैंडपा की आंख खुल जाती है। ये देखकर ग्रैंडपा चिल्लाते हुए कहते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो? उन्हें जगता हुआ देखकर इमी थोड़ा डर जाता है और उन्हें तेज का घूसा मारता है, जिससे ग्रैंडपा नीचे गिर जाते हैं। ये देखकर इमी वहाँ से भागने लगता है। तब ग्रैंडपा उड़ते हुए चिल्लाते हैं, इमी तुम एक नंबर के बास्टर्ड हो, आखिर तुम चाबी लेकर करना क्या चाहते हो? जल्दी से चाबी को लेकर आओ। लेकिन इमी उनकी बात नहीं सुनता और वो वहाँ से भागने लगता है। उनके शोर को सुनकर वहाँ के सभी लोग जग जाते हैं और वो ग्रैंडपा के पास आकर पूछते हैं, ग्रैंडपा क्या हुआ? इधर हम ग्रैंडपा को देखते हैं जिनकी एक आंख सूज गई थी और वो दर्द में कहते हैं, इमी ने चाबी को चुरा लिया है, जो कि आर्मरी की चाबी है, जल्दी से उसे पकड़ो। ये सुनकर वहाँ के सभी लोग भागने लगते हैं इमी को पकड़ने के लिए। फिर जैंग भी चिल्लाते हुए इमी को रुकने के लिए बोलता है, लेकिन इमी उसकी बात नहीं सुनता और वो भागते हुए रास्ते में जितना भी सामान आता है वो उन्हें गिरा देता है, ताकि वो सभी वहीं पर ब्लॉक हो जाए और उसे पकड़ ना पाए। ये देखकर जैंग और उसके साथी वहीं पर रुक जाते हैं। फिर जैंग गुस्से में कहता है, आखिर वो इमी क्या करने वाला है? इधर इमी भागते हुए मेडिकल रूम के पास जाता है और उसे देखकर रुक जाता है। फिर वो बोलता है, लगता है मुझे एक बार चेक कर लेना चाहिए। अब हम देखते हैं इमी मेडिकल रूम में होता है, जहाँ उसका दोस्त चोंग, जो कि पहले ही ज़ॉम्बी बन गया था, वहाँ पर लेटा हुआ था। ये देखकर इमी थोड़ा डरता है और वो धीरे से उसके हाथ को पकड़ने का ट्राई करता है, लेकिन तभी वो ज़ॉम्बी चिल्लाते हुए उसके हाथ पर अटैक कर देता है। लेकिन इमी जल्दी से पीछे हट जाता है और वो मनी मन सोचता है, आखिर इसके नोट ढीले कैसे हो गए? हमने तो इसको कस के बांधा था, लेकिन फिर भी इसका एक हाथ खुला हुआ है। अगर मैं जल्दी से नहीं हटता तब तो मेरा काम तमाम यहीं पर हो जाता। फिर वो थोड़ा सोचकर एविल स्माइल करते हुए कहता है, परफेक्ट, अब मुझे इसे खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चलो थोड़ी सी मेरी मुसीबत कम हो जाएगी। इधर जैंग और उसके साथी वहाँ पर भाग कर आ रहे होते हैं। तभी उन्हें रास्ते में चोंग मिलता है, जो कि मेडिकल रूम से बाहर आ गया था। इसका मतलब इमी ने उसे आजाद कर दिया था ताकि वो उन सभी को मार दे। इधर जैंग चोंग को देखकर मनी मन सोचता है, उस बास्टर्ड इमी ने चोंग को मेडिकल रूम से आजाद कर दिया ताकि ये हमें मार सके। क्या इमी हमें मारना चाहता है? आखिर वो ऐसा करना क्यों चाहता है? फिर ग्रैंडपा बोलते हैं, शिट, मैंने कभी सोचा भी नहीं था वो इमी इतना बास्टर्ड निकलेगा, वो तो मेरी उम्मीद से भी बहुत तेज निकला। ये सुनकर लिली बोलती है, ग्रैंडपा अब हम क्या करें? हमें उसे वेपन से रोकना होगा, लेकिन हमारे सारे वेपन्स तो आर्मरी में बंद है और उसकी चाबी उसके पास है। तब ग्रैंडपा कहते हैं, कोई बात नहीं, हम सबको मिलकर उसे कैसे भी करके रोकना होगा और फिलहाल में हमें इस ज़ॉम्बी को वापस से मेडिकल रूम में डालना होगा, नहीं तो ये जब तक बाहर रहेगा उतना ही हमारे पास खतरा रहेगा। फिर वो जैंग और मोटू को बुलाते हुए कहता है, फैल जाओ, हमें कैसे भी करके इसे पकड़ना ही होगा। याद रखना, जियांग ने हमें जैसा सिखाया था उसी टेक्निक का यूज करो और हो सके तो चौकन्ना रहना, नहीं तो ये ज़ॉम्बी तुम्हें काट लेगा। उनकी बातें सुनकर ग्रैंडपा, जैंग और उनके सभी साथी उस ज़ॉम्बी पर पीछे से अटैक कर देते हैं और फिर वो धीरे धीरे बढ़कर उस ज़ॉम्बी के गले को पकड़ लेते हैं। जैंग उस ज़ॉम्बी के जैसे ही गले को पकड़ता है वैसे उसके दोनों हाथ को मोटू और लिली पकड़ लेती है। तब ग्रैंडपा मेडिकल रूम को खोलते हुए कहते हैं, जल्दी से इसे रूम में लेकर आओ और जैसा हमने पहले इसे बांधा था वैसे इसे बांध दो। अब वो सब कैसे भी करके उसे मेडिकल रूम में डाल देते हैं और वो दरवाजा बंद कर देते हैं। उस ज़ॉम्बी को अंदर देखकर ग्रैंडपा को थोड़ा चैन की सांस आती है और वो मनी मन सोचते हैं, क्या मुझे अकेले ऐसा ही फील हुआ? मुझे लगा हमने उस ज़ॉम्बी को बड़े आसानी से पकड़ लिया, कहीं ये उस ट्रेनिंग का तो फायदा नहीं है जो हमें जियांग ने इतने टाइम से करवाया था। फिर ग्रैंडपा दूसरी साइड देखते हुए कहते, शिट, हमने यहाँ पर अपना टाइम बहुत ही वेस्ट कर दिया। वो बास्टर्ड तो अब तक आर्मरी तक पहुंच चुका होगा और उसने वेपन्स को निकाल भी लिया होगा। तभी वहाँ पर इमी की एंट्री होती है, जिसके हाथ में वेपन होता है और वो गुस्से में कहता है, क्या कहा तुमने? तुमने अभी मुझे बास्टर्ड कहा? जियांग ने हमारी जान बचाई है और तुम उसे धोखा दे रहे हो, क्या यही तुम्हारा ईमान है? ये सुनकर इमी गुस्से में कहता, ईमान? आखिर ये क्या होता है? उसने हमारी एक बार जान बचाई है और वो अपने आप को इतना बड़ा समझ रहा है। बेशक उसने हमारी जान बचाई है, लेकिन अब हम उसके गुलाम बन चुके हैं, वो भी जिंदगी भर। ये सुनकर ग्रैंडपा बोलते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इतना भी सिखाने के बाद समझ नहीं पाते, उनका नेचर ही ऐसा होता है, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। फिर मोटू भी उसे मना करता है ऐसा करने के लिए। अब हमें रूम के अंदर ज़ॉम्बी को दिखाया जाता है, जो कि दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था और उसके हाथ में एक ब्लेड जैसी चीज को दिखाई जाती है। हम देख सकते हैं कि वो ज़ॉम्बी इमी को देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। अब वो ना जाने क्या करने वाला है ये तो नहीं पता और इसी के साथ ये सीन यहीं पे कट होता है। अब हमें नेक्स्ट सीन वहीं का दिखाया जाता है जहाँ पर जियांग उन पुलिस वालों के साथ था। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जियांग को एक मेंशन में पहुंचना था। तब पुलिस वाला कहता है, अगले चौराहे पर तुम्हें वो मेंशन मिल जाएगा और हाँ, आगे बहुत सारे ज़ॉम्बी है, तो प्लीज केयरफुल रह के जाना, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे म्यूटेंट भी हो सकते हैं। फिर वो कहता है, ठीक है, अगर तुम पहुंच जाओ तो तुम हमें वापस से मिल सकते हो, वो भी इस गार्डन पे। हम सब इसके बगल वाले बिल्डिंग में ही तुम्हारा वेट करेंगे, जिस बिल्डिंग का नंबर है 8, और जब तुम आओ तो पीछे वाले गेट से आना, ना कि मेन एंट्रेंस से, ठीक है? ये बात याद रखना।
ये सुनकर जियांग खुश होते हुए यस में जवाब देता है और वो थम्स अप दिखाकर वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर पुलिस वाले के साथ वाला बंदा बोलता है, क्या हमें उसके साथ नहीं जाना चाहिए? उसने हमारी बहुत ही हेल्प की है और वो अकेले ज़ॉम्बीज़ का सामना नहीं कर पाएगा, इसलिए हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। तब पुलिस वाला कहता है, हमें नहीं पता आखिर उस मेंशन में कितने सारे ज़ॉम्बीज़ है, इसलिए हमें केयरफुल रहना होगा। और तुम्हारा बेटा भी है तो मैं तुम्हारी जान को खतरे में डाल नहीं सकता। उस मेंशन में बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ मिल सकते हैं और वहाँ पर बेशक म्यूटेंट्स भी होंगे और हम उनसे टकरा गए तो पक्का हम सब मारे जाएंगे, इसीलिए हमारा ना जाना ही ठीक रहेगा। ये सुनकर दूसरा आदमी बोलता है, इसका मतलब ये बच्चा भी मौत की तरफ ही जा रहा है। तब पुलिस वाला कहता है, मैंने उसको बहुत समझाया लेकिन वो मेरी बात को मानने को तैयार नहीं है और मुझे बताने में शर्म आ रही है कि उसके पास मेरे से बहुत ज्यादा स्किल्स है और वो एक स्किलफुल गाय है, इसलिए वो ज़ॉम्बीज़ को आराम से संभाल लेगा। अब हमें शहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं। फिर हमें टैंक को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि मुझे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि सैंक्चे ने अपना काम किया होगा कि नहीं, कहीं वो रास्ते में मर तो नहीं गया। मैं तो उसका वेट करते करते थक चुका हूँ। ये सुनकर दूसरा बंदा बोलता है, मैं तो परेशान हो गया हूँ, ना जाने वो कब आएगा। अगर वो आज रात तक नहीं आया तो मैं वेट नहीं करूंगा, ना जाने वो रास्ते में ही मर गया होगा। ये सुनकर टैंक बोलता है, हाँ मैं भी यही कह रहा हूँ, क्या पता वो रास्ते में ही मर गया हो और हम उसका वेट करते ही रह जाए। अगर वो मर भी गया हो तो क्या होगा, हम उसके वाइफ के हाथ पैर को बांध देंगे जिससे वो अपने आप को ना मार पाए। यहाँ पर वो सभी सैंक्चे के वाइफ के साथ मिसबिहेव करने के बारे में सोच रहे थे। इधर हम सैंक्चे के वाइफ और बच्चे को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा डरे हुए थे और एक जगह सहम कर बैठे हुए थे। अब हम उनके बॉस को देखते हैं जो कि वो भी परेशान हो गया था सैंक्चे का वेट करते करते। उसे भी लग रहा था कहीं सैंक्चे रास्ते में मर तो नहीं गया या फिर उसे किसी ज़ॉम्बी ने मार दिया या फिर खुद जियांग ने ही उसे मार दिया। फिर वो अपने साथियों को परमिशन दे देता है उसकी वाइफ के साथ मिसबिहेव करने का। ये सुनकर वो सभी आगे बढ़ने लगते हैं। फिर वो उसके बॉस से पूछते हैं, क्या तुम नहीं आने वाले? तब उसका बॉस बोलता है, अगर तुम्हारी नजर एक भी जगह गई तो तुम सब जान से मारे जाओगे। फिर वो बाहर देखता है जहाँ पर सारे ज़ॉम्बीज़ मरे पड़े हुए थे। ये देख कर वो शॉक्ड होते हुए सोचता है, अभी तो सारे ज़ॉम्बी जिंदा थे, फिर ये मर कैसे गए? तब वो देखता है कि वहाँ पर सारे ज़ॉम्बीज़ खत्म हो चुके हैं और वहाँ पूरी शांति हो गई है। ये देखकर टैंक का बॉस थोड़ा शॉक्ड होता है। फिर वो बाहर आकर जैसे ही देखने आता है तभी उसका सिर कोई धड़ से अलग कर देता है और अगले ही पल उसका सिर नीचे गिरा होता है। इधर हम टैंक और उसके साथियों को देखते हैं जो सैंक्चे के वाइफ के साथ मिसबिहेव करने आए थे और उसके बच्चे को उठाकर फेंकते हुए उसकी वाइफ को मारने लगते हैं। तब उसका बच्चा उठते हुए कहता है, मैं तुमसे अपने पूरे पावर से फाइट करूंगा, लेकिन वो सब उसके बच्चे को मारते हुए गेट से बाहर फेंक देते हैं और दरवाजे को बंद कर लेते हैं। तब वो बच्चा चिल्लाते हुए गेट को खोलने के लिए बोलता है। तभी वहाँ पर एक डेड बॉडी गिरती है जो देखकर वो बच्चा बहुत डर जाता है। फिर वहाँ पर जियांग आता है और उस बच्चे से पूछता है, क्या सैंक्चे तुम्हारे फादर है? तब वो बच्चा हाँ में जवाब देता है। इधर हम उस बच्चे के मदर को देखते हैं जो उन सबसे माफी मांग रही थी और उसे छोड़ने के लिए बोलती है, लेकिन टैंग उसे मारते हुए कहता है, चुप रहे और हमारी बात मान। लेकिन तभी वहाँ पर दरवाजा खुलता है। ये देखकर टैंग सोचता है, आखिर ये है कौन? तब उसका एक साथी बोलता है, क्या उस बच्चे ने इस दरवाजे को ओपन किया है? वाकई में उस बच्चे में स्ट्रेंथ तो है, लेकिन तभी हम देखते हैं उसका भी गला कट जाता है। तब टैंग उस पर गुस्सा करते हुए कहता है, तुम उस बच्चे को बाहर क्यों नहीं फेंक रहे और जल्दी से दरवाजे को बंद करो। लेकिन तभी वो बंदा नीचे गिर जाता है और उसका सिर धड़ से अलग हो जाता है। ये देख कर तो वहाँ पर सभी बंदों की फट जाती है। तब टैंक बोलता है, आखिर ये हो क्या रहा है? फिर क्या वहाँ पर जियांग की एंट्री होती है जो टैंक का सिर पकड़ते हुए उसे दूर दीवार में मारता है जिससे टैंक की हालत खराब हो जाती है। फिर जियांग बाकी के बंदों को भी मारने लगता है और उन्हें खत्म कर देता है। अब हम इमी को देखते हैं जिसने बाकियों के ऊपर गन तान रखी थी और उन्हें ज़ॉम्बी वाले रूम में जाने को बोलता है, नहीं तो वो उन्हें गोली मार देगा। ये सुनकर जैंग बोलता है, जैसा ये कह रहा है वैसा करते हैं। तब लिली बोलते, लेकिन ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? फिर ग्रैंडपा बोलते हैं, इसके पास गन है इसलिए हमें इसकी बात को मानना ही पड़ेगा और बाद में मैं इसका सॉल्यूशन निकालता हूँ। ये सुनकर इम्मी गुस्सा होते हुए कहता है, तुझे क्या लगता है तुम उससे बच पाएगा? लगता है मुझे अपना गुस्सा दिखाना ही पड़ेगा। और फिर वो ग्रैंडपा को गोली मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उन्हें ज़ॉम्बी वाले रूम से आवाज आने लगती है। ये देखकर इमी बोलता है, आखिर ये कैसी आवाज है? फिर वो देखते हैं कि मेडिकल रूम जिसमें ज़ॉम्बी है उसका दरवाजा खुद ही खुद खुलने लगता है। ये देखकर सभी लोग शॉक्ड होते हैं और इमी बोलता है, लेकिन ये तो बंद था ना। अब हम उनके सामने ज़ॉम्बी को देखते हैं जिसने दरवाजे को खोल दिया था। वो देखते हैं कि ज़ॉम्बी यानी चोंग ने उस दरवाजे को चाबी से खोला था। ये देखकर वो बहुत शॉक्ड होते हैं कि आखिर इसने इस दरवाजे को खोल कैसे लिया, ये तो एक ज़ॉम्बी है ना। तभी चोंग गुस्से में इमी के पास आता है। ये देखकर इमी उसके ऊपर गन तानते हुए कहता है, डैम इट, एक ज़ॉम्बी ने दरवाजा खोल लिया, ये तो हमारे लिए बहुत ही खतरा हो सकता है, और उसके ऊपर गोली चला देता है। लेकिन वो गंजाम हो गया था। तभी चोंग इमी के ऊपर हमला कर देता है और उसे वहीं पर काट लेता
जाता है। ये देखकर तो सभी लोग शॉक्ड होते हैं। फिर चोंग खड़ा होता है और इमी की बॉडी को मेडिकल रूम में घसीटते हुए लेकर जाता है। ये देखकर ग्रैंडपा बोलते हैं आखिर यहाँ हो क्या रहा है और ये ज़ॉम्बी इतना शांत क्यों दिख रहा है। तभी वो ज़ॉम्बी दरवाजे को बंद करता है और उनकी तरफ चाबी फेंक देता है। आखिर ये सच में ज़ॉम्बी है ना या फिर कुछ और। इधर हम जियांग को देखते हैं जिसने कुछ गुंडों को जान से मार दिया था और 2 बंदों को रस्सी से बांध के रखा था। फिर जियांग उस बच्चे के पास जाते हुए कहता है बच्चे तुम मेरे पास आओ। ये सुनकर उस बच्चे की मदर उसे पकड़ते हुए कहती है तुम मेरे बच्चे से क्या करवाने वाले हो। तब जियांग उस बच्चे को देखते हुए कहता है मेरे पास आओ। ये सुनकर वो बच्चा अपनी मदर से कहता है आप चिंता मत करो मैं अभी आता हूँ। अब हम जियांग को देखते हैं जो उस बच्चे को नाइफ देते हुए कहता है इन दोनों को जान से मार दो। ये सुनकर तो वो बच्चा डर से कांपने लगता है। इधर वो दोनों भी चिल्लाकर माफी मांगने लगते हैं कि प्लीज हमें छोड़ दो। तब उसकी मदर कहती है ये तो बस एक छोटा सा बच्चा है। तब जियांग बोलता है लेकिन आज से नहीं, आज से वो है जो अपनी मदर को प्रोटेक्ट करेगा। अब तुम अपनी पूरी नफरत को बाहर निकालो और इन दोनों को जान से मार दो। इधर हम उस बच्चे को देखते हैं जो अपने पास्ट के बारे में सोच रहा था और फिर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि उस बच्चे ने उन दोनों को मार दिया था। ये देखकर उसकी मदर तो बहुत शॉक्ड होती है। अब वो बच्चा जियांग से पूछता है अंकल क्या इन सब ने मेरे डैड को भी मार दिया। ये सुनकर जियांग हमें जवाब देता है। तब वो बच्चा रोते हुए अपनी मदर के पास जाता है। फिर उसकी मदर जियांग से बोलती है बॉस प्लीज मेरे बच्चे को अपने साथ ले जाओ। तब वो बच्चा जियांग के साथ जाने से मना करता है और बोलता है कि मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा। तब जियांग बोलता है कि तुम दोनों मेरे साथ आ रहे हो क्योंकि मैंने सैंगचो को वादा किया था कि मैं तुम दोनों को प्रोटेक्ट करूंगा। अब हम उन तीनों को देखते हैं जिनके हाथ में हथियार था और वो तीनों संभल संभल कर बिल्डिंग से बाहर निकल रहे थे। तभी वो बच्चा इतने सारे ज़ॉम्बीज को नीचे पड़े हुए देखकर सोचता है आखिर वो बंदा कितना स्ट्रांग है जिसने इस ज़ॉम्बीज को मारा है। तब जियांग बोलता है मैंने मारा है। ये देखकर वो बच्चा बहुत ही शॉक्ड होता है और वो जियांग से इम्प्रेस हो जाता है। तभी जियांग को कुछ आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर उन दोनों को शांत रहने को बोलता है। फिर जियांग उस औरत से पूछता है सिस्टर इन लॉ क्या आपको पता है रॉक्सिन गार्डन का 8 नंबर बिल्डिंग किस डायरेक्शन में है। तब वो लेडी बोलती है हाँ और वो शायद लेफ्ट डायरेक्शन में है लेकिन क्या तुम वहाँ पर जाना चाहते हो आखिर क्यों। अब हम दूसरी बिल्डिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर कुछ गुंडे बाहर खड़े होते हैं। फिर वो बिल्डिंग के लोगों को डराते हुए कहते हैं हम सब जितना भी सप्लाई है आपस में बांट लेंगे और जितनी भी औरतें हैं तुम उन्हें हमें दे देना उसके बाद हम तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे। इधर हम बिल्डिंग के सीन को देखते हैं जहाँ पर वही लोग होते हैं जो पहले जियांग से मिल चुके हैं यानी वो पुलिस वाला, एक लेडी और वो दोनों बाप बेटे। तब उनमें से एक बंदा बोलता है अब हम क्या करें, क्या हम सरेंडर कर दे। ये सुनकर पुलिस वाला कहता है नहीं, वो लोग ऐसे जानवर है जो अपना वादा पूरा भी नहीं करते और आखिर में ये सब हमारा सब कुछ लेकर हमें जान से मार देंगे। तभी बाहर से उन गुंडों की आवाज आती है हम तुम्हें कुछ मिनट का टाइम दे रहे हैं, अगर तुम सबने कोऑपरेट नहीं किया तो हम हमला कर देंगे। फिर एक लेडी बोलती है अगर हम बाहर जाके उनसे माफी मांगेंगे तो क्या पता वो हमें माफ कर दे। ये सुनकर दूसरी वाली लड़की बोलती है मैं ऐसा नहीं करूंगी। तब पुलिस वाला उन्हें शांत करवाते हुए कहता है चिंता मत करो, हम सरेंडर नहीं करेंगे और हम उनसे मरते दम तक फाइट करेंगे, हमें बस मेन गेटवे पर नजर रखनी है ताकि कोई अंदर ना आ सके। इधर हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर गुंडों में से एक बंदा बोलता है बेशक हमारे पास वेपन्स है लेकिन उनके लीडर के पास भी गन है, अगर वो सब कायर ऐसे ही अंदर छुपे रहे तो हम सब अंदर कैसे जाएंगे। तब उनका बॉस हंसते हुए कहता है कोई बात नहीं, हमें अंदर जाने की जरूरत नहीं है, बस तुम एक काम करो बेसमेंट में जाकर पावर और वाटर का सप्लाई कट कर दो, देखते हैं वो बिना पानी और बिजली के कब तक रहेंगे अंदर। इधर हम जियांग और उन दोनों को देखते हैं जो कि छुपकर इन्हीं को देख रहे थे। तब वो बच्चा जियांग से पूछता है अंकल क्या ये सब भी बुरे लोग हैं। तब जियांग हाँ में जवाब देता है और बोलता है ये वैसे ही लोग हैं जिनसे तुम मिल चुके हो। फिर जियांग उन पर गन को एम करते हुए बोलता है देखते जाओ अब क्या होता है। इधर हम बिल्डिंग का सीन देखते हैं जहाँ पुलिस वाला छुप कर बोलता है। फिर वो बोलता है सभी के सभी लोग मेन डोर पर पहरा रखो और अपने आप को दिखने मत देना, मैं खिड़की से जाकर देखता हूँ कि आखिर बाहर हो क्या रहा है। फिर वो नीचे आकर खिड़की से देखता है कि बाहर 7 लोग होते हैं और उन 7 के पास गन होते हैं। तभी उसे गन शॉट की आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर वो डरते हुए सोचता है आखिर बाहर हो क्या रहा है, क्या वो अपने आप पर ही गन चला रहे हैं। इधर हम बाहर देखते हैं कोई तो एक एक करके सभी बंदों का सर खोल रहा था। फिर ऊपर से वो पुलिस वाला देखता है ये तो कोई और नहीं बल्कि जियांग है। इधर जियांग उन सभी को मारते हुए उस बच्चे को अपने साथ आने को कहता है। फिर जियांग सभी पर अंधाधुंध गोली चलाते हुए आगे बढ़ने लगता है और वो गोलियां एक एक करके सभी लोगों को छेदते जा रही थी। ये देखकर सभी लोग उसके ऊपर एक साथ अटैक करते हैं लेकिन जियांग हंसते हुए कहता है ये सब कितने लूजर्स है, इन्हें तो गोली चलाना भी नहीं आता, चलो मैं इन्हें सिखाता हूँ कि आखिर फायरिंग किसे कहते हैं। फिर वो एक बंदे पर लगातार गोलियां चलाने लगता है। ये देखकर वो बंदा चिल्लाते हुए अपने साथी को हेल्प करने के लिए बोलता है। तब उसका साथी जियांग के ऊपर गोली चला देता है लेकिन तभी अचानक से जियांग उस बंदे को नोटिस कर लेता है और उसका सर गोली से उड़ा देता है। इसी के साथ जियांग के बंदूक से गोलियां खत्म हो जाती है।
ये देखकर वो गुंडा हंसते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम्हारी गोलियां खत्म हो गई। फिर वो भागते हुए जियांग पर गन तान देता है, लेकिन यहाँ जियांग बिल्कुल भी नहीं डरता। ये देखकर वो बंदा थोड़ा कंफ्यूज होता है और मनी मन सोचता है आखिर ये है कौन और ये कहाँ से आ गया। फिर वो फायर कर देता है, लेकिन जियांग उसे बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है और उसके हाथ को तोड़ते हुए उसके ही बंदूक से उसके गर्दन पे फायर कर देता है, जिससे वो बंदा वहीं पे मर जाता है। फिर जियांग उसके पॉकेट्स को चेक करके उसके पास जो भी होता है उसे ले लेता है और वो बिल्डिंग के अंदर जाने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि दरवाजे के पीछे पहले से ही बहुत सारे बंदे होते हैं जो कि जियांग के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी थे, लेकिन जियांग को पहले ही पता चल गया था और वो जैसे ही अंदर आता है तब सभी के सभी बंदे उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। फिर क्या होना था, कुछ ही देर में जियांग उन सभी को खत्म कर देता है और अपने साथियों को बाहर निकलने के लिए बोलता है। ये सुनकर पिछले वाले साथी उसके बाहर निकल जाते हैं। तब वो बच्चा जियांग के पास आते हुए कहता है, अंकल आप तो बहुत ही कूल हो। ये सुनकर जियांग स्माइल करने लगता है। तभी उसके स्क्रीन पे एक न्यू मिशन आता है जिसमें लिखा था उसे रॉक्सिन गार्डन से 5 बंदों को रेस्क्यू करना है, जिसपे उसे 25 पॉइंट मिलेंगे। तब जियांग पुलिस वाले से पूछता है आखिर ये सब गुंडे हैं कौन। तब वो पुलिस वाला कहता है ये सब बिचुआ बीच से आए हैं जो कि सिटी के साउथ में है। ये सुनकर जियांग थोड़ा शॉक्ड होते हुए सोचता है साउथ में। तभी पुलिस वाला अपने 2 साथियों को बुलाता है जो कि साउथ से ही आए होते हैं और वो उन्हें जियांग को साउथ में होने वाले सारे सिचुएशन को एक्सप्लेन करने को बोलते हैं। फिर वो दोनों बताते हैं कि ब्रदर उन सब के पास बहुत सारे वेपन्स है और साथ ही साथ दूसरी रिसोर्स भी। फिर दूसरा बोलता है उन्होंने सारे साउथ के एरिया पर कब्जा कर लिया है। ये सुनकर जियांग मनी मन सोचता है मेरे पिछले लाइफ में बिल्ली और जंग का सेटलमेंट वहीं पर हुआ था, यानी वो सब साउथ में ही होंगे। ये सुनकर जियांग बोलता है इसका मतलब साउथ में खाली बिचूसन गैंग है जिन्होंने पूरा कब्जा कर लिया है। तब वो दूसरा बोलता है हो सकता है, लेकिन बिचूसन गैंग ऐसी गैंग है जिनके पास बहुत सारे हथियार है। बेशक वहाँ पर छोटी मोटी गैंग भी होगी जिनके बारे में हमें नहीं पता, लेकिन फिलहाल में तो बिचूसन गैंग सबसे पावरफुल है। फिर दूसरा बोलता है वो सब दूसरे लोगों पर कब्जा करके उन्हें मार देते हैं और उनमें से बच्चों और सुंदर महिलाओं को उठा लेते हैं और अगर उन्हें कोई रोकने का ट्राई करता है तब वो सब खत्म कर देते हैं। वो गुंडे एक नंबर के जानवर है। ये सुनकर जियांग बोलता है इसका मतलब वो सब है। फिर पुलिस वाला बोलता है क्या तुम्हें उनके बारे में पता है। तब जियांग उनसे कहते हैं ये देखो इन तीनों के पास गन है, एक बार इन तीनों के पॉकेट चेक करो, अगर तुम्हें दूसरी चीजें मिले तो उसे इकट्ठा कर लो जो हमारे आगे काम आ सकता है, और इस राइफल को आप रखो, मैंने इसके अंदर 5 मैगजीन छोड़ा है जो कि आपके काम आ सकता है। ये सुनकर पुलिस वाला कहता है क्या सच में। तब जियांग बोलता है बेजुस्मन गैंग ऐसे नहीं मानेगी, वो सब पक्का अपना बदला लेने तो आएंगे ही, इसलिए आपको ये राइफल काम आएगी। इस राइफल की हेल्प से आप एटलीस्ट 10 से 15 बंदों को तो मार ही सकते हो, उसके बाद मैं आने के बाद उन्हें खत्म कर दूंगा। ये सुनकर दूसरा बंदा बोलता है क्या तुम मजाक कर रहे हो, बेजुस्मन गैंग एक बहुत बड़ी गैंग है, तुम उन्हें ऐसे ही हरा नहीं पाओगे, उनके पास दर्जनों लोग हैं और साथ ही साथ बहुत सारे वेपन्स है, मे बी अब तो और बढ़ गए होंगे। फिर पुलिस वाला बोलता है यंग मैन आप चिंता मत करो, बिचुस्मन गैंग को अकेले हराना बहुत ही मुश्किल का काम है, इसलिए हम उनसे फाइट नहीं करेंगे, इससे बढ़िया हम किसी दूसरी जगह पर छुप जाएंगे क्योंकि वो पूरे सिटी तक पहुंच तो नहीं सकते। तब जियांग उनसे बोलता है आप चिंता मत करो, ये मेरे और उनके बीच का मैटर है और ये एक पर्सनल मैटर है, तो मैं इन्हें खत्म करके रहूंगा और कुछ ही दिन में मैं आपके पास एक बहुत बड़ी गाड़ी लेके आऊंगा जिसमें आप सब बैठकर मेरे साथ ईस्ट में जा सकते हो। ये सुनकर पुलिस वाला थोड़ा शॉक्ड होता है और उससे पूछता है कि लेकिन ईस्ट में ही क्यों। तब जियांग बोलता है ईस्ट में मेरा एक बहुत बड़ा विला है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है और वहाँ पर मुझे लोगों की जरूरत है, इसलिए मैं इन्हें अपने साथ ले जाऊंगा। ये सुनकर पुलिस वाला बोलता है ठीक है आप यहाँ से सेफ्टी में जाइए। तब जियांग भी बोलता है आप इनका ख्याल रखना, आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सब सेफ रहे। ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है और ये सीन यही कट होता है। अब हम साउथ का सीन देखते हैं जहाँ पर बिचुस्मन गैंग के बंदे होते हैं। वहाँ पर तो उन्होंने अलग ही तबाही मचा रखी थी, उन सब ने ज़ॉम्बी का तो कुत्ता ही बना दिया था और उनके गर्दनों को काट कर गेट पे लटका रखा हुआ था। अब हम बिचुस्मन गैंग की मीटिंग देखते हैं जहाँ पर ये रेड हेयर वाला बंदा जिसका नाम वैन है उनसे पूछता है क्या जो तुमने 3 बंदे भेजे थे जिनके पास हथियार थे क्या वो सप्लाईज लेकर आ गए और वो कितने बच्चे और महिला लेकर आए हैं। अब हम ली को देखते हैं जिसे हमने स्टार्टिंग के एपिसोड्स में देखा था, ये वही है जियांग के एक्स गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड। फिर वो वैन से बोलता है मैंने बंदे भेजे तो है लेकिन अभी तक वो नहीं आए, वो सब कुछ ही देर में आते ही होंगे। तभी दूसरा बंदा बोलता है लेकिन तुम्हें पता है उस एरिया में कुछ हाई प्रोफाइल के लोग भी है और मैंने सुना है उनमें से कुछ बंदों के पास वेपन्स भी है, तुम्हें क्या लगता है वहाँ से लोग आ सकते हैं और वहाँ का सप्लाई हमारा हो सकता है। ये सुनकर ली हंसते हुए कहता काई तुम्हें पता है ना हम दोनों एक ही पेज में हैं, मैंने पहले ही अपने बंदों को बोल दिया है कि वहाँ की औरतों को जिंदा लेकर आए, समझे।
फिर वैन बोलता है ली तुम्हें पता है मैंने तुम्हें अब तक जितना भी काम दिया है उनमें से एक भी काम नहीं हुआ। ये सुनकर ली डरते हुए कहता है अब चिंता मत करो, मैं इस बार देखता रहूंगा कि सारा काम परफेक्ट हो। अब हम ली और काई को बाहर देखते हैं जहाँ ली बहुत ही तेज तेज हाफ रहा होता है। तभी काई उससे पूछता है ब्रदर क्या आप ठीक हो? तब ली काई से गुस्से में पूछता है क्या वो सातों बंदे आ गए जिन्हें मैंने जिनवू मेंशन भेजा था? ये सुनकर काई बोलता है नहीं, मैंने अपने कुछ बंदे भेजे थे उन पे नजर रखने के लिए, लेकिन वो सब वापस नहीं आ पाए। तब ली चिल्लाते हुए कहता है क्या वो सब मारे गए? लेकिन मैंने सुना है वहाँ पर तो खाली सिविलियंस है, तो वो सब ऐसे बंदों से हार कैसे सकते हैं? उन सातों में से 3 बंदों के पास वेपन्स था फिर भी वो हार गए, आखिर ये कैसा हो सकता है? जल्दी से अपने साथियों को निकालो जो कि बंदूक संभाल सकते हैं, इस बार मैं खुद जाकर देखूंगा आखिर वहाँ चल क्या आ रहा है। इधर जियांग अपने विला में पहुंच जाता है और कार की आवाज सुनकर लिली पहचान जाती है ये तो जियांग की व्हीकल है। तब वो सब जियांग का वेलकम करते हैं। फिर जियांग उन्हें देखकर बोलता है अच्छा तो इसका मतलब है हमारे बीच में जो आस्तीन का सांप था वो इमी निकला है ना? ये सुनकर लिली शॉक्ड होते हुए पूछती है ब्रदर ये आपको कैसे पता? क्या आपको ये बात पहले से पता था? फिर जियांग जैंग को बोलता है सैंगची की वाइफ और बच्चों को उनके रूम्स दिखा दो और कुछ देर में सब लोग मेडिकल रूम के बाहर आओ। तब जैंग बोलता है ठीक है। अब हम उन सभी को मेडिकल रूम के बाहर देखते हैं जहाँ ग्रैंडपा पूछते हैं जियांग क्या तुम्हें पहले से ही पता था यमी के बारे में? ये सुनकर जियांग गन को उठाते हुए कहता है मुझे शक तो था बट मैं पूरा श्योर नहीं था, मगर मुझे पूरा कंफर्म था कि आस्तीन का सांप जैंग के दोस्तों में से कोई एक ही है। ये बोलकर जियांग जैंग को गन पकड़ा देता है। तब जैंग देखता है उस गन में जो बुलेट से रबड़ की है। ये देखकर वो थोड़ा शॉक्ड होता है। फिर ग्रैंडपा नर्वस होते हुए बोलते हैं वो बच्चा अभी मेडिकल रूम में है। फिर क्या जियांग उस मेडिकल रूम के बाहर जाते हुए कहता है उस बच्चे का क्या नाम था? हाँ चोंग था। वो एक ऑर्डिनरी ज़ॉम्बी नहीं है बल्कि वो एक बहुत ही खास म्यूटेंट है। अब हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ जियांग चोंग से अकेले में बात कर रहा था। तब वो उसका मुंह पकड़ते हुए कहता है मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और तुम्हें अपनी आंखों को झपकाते हुए आंसर देना होगा। फिर वो उससे पूछता है 2+3 क्या होता है? ये सुनकर चोंग जल्दी से अपने पलकों को 5 बार झपकाता है। तब जियांग श्योर हो गया था कि चोंग एक रेयर म्यूटेंट है जो उसके बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकता है। ज़ॉम्बी के इस दुनिया में आने के बाद जो लोग इन्फेक्टेड होते हैं उनमें से कुछ ना के बराबर ही लोग रेयर म्यूटेंट होते हैं। दरअसल इनके अंदर नॉर्मल ज़ॉम्बी से ज्यादा दिमाग और पोटेंशियल होता है और इन ज़ॉम्बीज को अपनी पास्ट की बात भी याद होती है। और हाँ लकीली चोंग एक रेयर म्यूटेंट है। फिर वो जैसे ही दरवाजे को खोलते हैं तब वो सब देखते हैं कि चोंग ने यमी के मुंह पर लात रखा हुआ है। और जब चोंग उन सबको देखता है तब वो उन्हें खुश होते हुए हेलो बोलता है। ये देखकर तो लिली और जैंग थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं। तब जियांग चोंग से बोलता है ठीक है अब तुम्हें उसे होल्ड करने की जरूरत नहीं है, तुम इसे खत्म कर सकते हो। ये सुनकर चोंग यमी को घसीटते हुए बाहर लेकर आने लगता है। तभी जैंग चोंग को रोकते हुए बोलता है ब्रदर क्या मैं तुम्हें याद हूँ? तब चोंग उसे गुस्से में देखता है और उसके मेन पार्ट पर अटैक कर देता है। ये देखकर जैंग उससे बच जाता है और गुस्से में बोलता है डैम इट, लगता है मैं इसे याद हूँ, ये ज़ॉम्बी बनने के बाद भी सुधरा नहीं है। ये सुनकर चोंग हंसने लगता है और ये सीन यही कट होता है। अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ जियांग सो रहा था। तभी उसके स्क्रीन पर एक अपडेट आता है जिसमें लिखा हुआ था उसने एक हिडन अचीवमेंट को अनलॉक कर लिया है क्योंकि उसने एक रेयर म्यूटेंट को अपना साथी बनाया है। ये देखकर जियांग बोलता है अरे वाह, मैंने इतनी जल्दी एक हिडन अचीवमेंट को अनलॉक भी कर लिया, चलो देखते हैं इसमें क्या मिलता है। फिर वो देखता है कि उसमें लेवल 1 का लाइफ सेवर होता है और साथ ही साथ लेवल 1 के आर्म गन्स भी होते हैं और एक लेवल 2 का हाईटेक सप्लाई। ये देखकर जियांग एक्साइटेड होते हुए बोलता है डैम ब्रो, इतनी जल्दी लेवल 2 का बॉक्स भी मिल गया, मैं इसे पहली बार देख रहा हूँ यार, लेकिन ये बहुत ही महंगा है, ये टोटल 50 पॉइंट्स का है और मेरे पास अभी टोटल 41 पॉइंट्स है। चलो ऐसा करता हूँ सबसे पहले इन दोनों बॉक्सेस को ओपन करता हूँ, फिर इस लेवल 2 के बारे में सोचा जाएगा। उसके बाद वो बारी बारी से दोनों लेवल 1 के बॉक्स को ओपन कर लेता है जिस कारण अब उसके पास टोटल 36 पॉइंट्स बचे होते हैं। अब हम देखते हैं उसे पहले वाले बॉक्स में एक इन्फेक्शन ब्लॉकर मिलता है, यानी अगर किसी ज़ॉम्बी ने उसे काट लिया है तब वो उस मेडिसिन का यूज करके उसे रोक सकता है। और दूसरे वाले में उसे वेपन्स और राइफल मिलते हैं। ये देखकर जियांग खुश होते हुए कहता है बहुत सही, अगर मुझे लेवल 1 में इतने बढ़िया वेपन्स मिल रहे हैं इसका मतलब लेवल 2 में तो और तगड़े वेपन्स होंगे जैसे कि टैंक। और इस इन्फेक्शन ब्लॉकर की हेल्प से मैं किसी को ज़ॉम्बी से नॉर्मल ह्यूमन के फॉर्म में ला सकता हूँ जो अभी पूरा ज़ॉम्बी ना बना हो। फिर उसे एक न्यू टास्क मिलता है जिसमें उसे रॉक्सिंग गार्डन के बचे हुए लोगों को रेस्क्यू करना था।
इसे कंप्लीट करने के बाद उसे 25 पॉइंट्स मिलेंगे। फिर जियांग उस मिशन को एक्सेप्ट करते हुए बोलता है मुझे जल्दी से इस मिशन को कंप्लीट करना होगा ताकि मैं लेवल 2 के बॉक्स को ओपन कर सकूं। मैं इस काम को कल ही खत्म कर दूंगा। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहां जियांग सबको ट्रेन कर रहा था। वो उनसे कहता है आज से तुम सब डेली 1 घंटा गन चलाने का प्रैक्टिस करोगे ताकि तुम सब ज़ॉम्बी को आराम से निपटा सको। उसके बाद वो सब ट्रेनिंग करने लगते हैं। फिर जियांग ग्रैंडपा के पास जाकर कहता है सबको इकट्ठा करके खाली रूम को साफ करवा देना। रॉक्सिंग गार्डन में कुछ सर्वाइवर बचे हुए हैं और उन्हें मुझे रेस्क्यू करने जाना है और मैं उन्हें आज लेकर आऊंगा। ये सुनकर ग्रैंडपा बोलते हैं ठीक है जल्दी जाओ, मैं यहाँ सब रेडी रखता हूँ। फिर जियांग चोंग को अपने साथ ले जाने लगता है और उसके मुंह में एक मास्क पहना दिया था ताकि वो किसी को गलती से भी ना काट ले। अब वो सब एक बस के पास आते हैं जहाँ चोंग उस बस में जितने भी ज़ॉम्बीज होते हैं उन्हें बाहर निकाल के फेंकने लगता है। फिर जियांग उस बस की चाबी चोंग को देते हुए कहता है ये लो और तुम चाहो तो इस मास्क को निकाल सकते हो जब तुम मेरे साथ हो। मुझे तुमसे बिल्कुल भी डर नहीं है, लेकिन जब हम रॉक्सिंग गार्डन पहुंच जाएंगे तब तुम इस मास्क को पहन लेना, नहीं तो वहाँ के कुछ लोग तुमसे डर भी सकते हैं। ये सुनकर चोंग हमें जवाब देता है। इधर हम बिचुसमैन गैंग को देखते हैं जहां वो सब तैयार हो रहे थे ताकि वो सब रॉक्सिन गार्डन के लोगों पर अटैक करके उन्हें कैदी बनाकर उनका सप्लाई छीन सके। तभी ली बोलता है अब तो हम उन लोगों को इतने बंदों के साथ हरा ही देंगे और उसके बाद वो सब रॉक्सिन गार्डन की तरफ निकल जाते हैं। इधर हम चोंग और जियांग को देखते हैं जहाँ चोंग बस को चला रहा था और वो रास्ते में जितने भी ज़ॉम्बी आ रहे थे उन्हें अपने बस से उड़ाते हुए रॉक्सिन गार्डन की तरफ निकल जाता है। अब हम रॉक्सिन गार्डन के सामने वाले बिल्डिंग को देखते हैं जिसके अंदर पुलिस वाले और उसके साथी थे। फिर हम पुलिस वाले और उसके साथियों को देखते हैं जो अपना बचा हुआ खाना खा रहे थे। तभी उन्हें कार के इंजन की आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर बच्चा बोलता है लगता है ब्रदर जियांग आ चुके हैं, क्या हमें चलना चाहिए? तब पुलिस वाला उन्हें शांत करवाते हुए कहता है 1 मिनट, पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि आखिर ये कौन है। फिर वो खिड़की से बाहर देखता है जहाँ पर ली अपने साथियों से पूछ रहा था वो सभी कौन सी बिल्डिंग में हैं। तब उसका साथी कहता है वो सब नंबर 8 बिल्डिंग में हैं। ये सब देखकर पुलिस वाला डरते हुए कहता है शिट, ये तो वही साउथ के गुंडे हैं। तब दूसरा बंदा कहता है इतना सब होने के बाद भी ये सुधरे नहीं, आखिर ये चाहते क्या है? क्या इन्होंने अपना सबक नहीं सीखा? तब तीसरा बंदा बोलता है लेकिन अभी हमारे पास गन्स है तो हम इनसे फाइट कर सकते हैं। ये सुनकर पुलिस वाला उन्हें शांत रहने को बोलता है क्योंकि बाहर जो दुश्मन थे वो सब ज्यादा संख्या में थे और उन सभी के पास गन्स भी थे, इसलिए उन्हें हर एक कदम फूक फूक कर चलना पड़ेगा। इधर ली और उसके साथी बिल्डिंग के फायरिंग रेंज में आकर अपना गन को तान देते हैं और एक साथ फायरिंग को स्टार्ट कर देते हैं जिस कारण वहाँ की सारी खिड़कियां टूटने लगती है। ये देखकर पुलिस वाला और उसके साथी डर जाते हैं। फिर ली अपने साथी से लाउड स्पीकर मांगता है और उनसे बोलता है कि विंडो की तरफ एम करके रहो, अगर कोई बाहर आता है तो उसे शूट कर देना। फिर वो जैसे ही लाउड स्पीकर लेकर बोलने ही वाला होता है तभी उसके बगल वाले बंदे पर कोई हेडशॉट मार देता है। ये देखकर तो सभी के सभी शॉक्ड होते हैं। अब हम देखते हैं ये काम किसी और ने नहीं बल्कि पुलिस वाले ने किया था। फिर वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी छुप जाते हैं। तब ली चिल्लाते हुए कहता है डैम इट, लेकिन हमें तो खबर आई थी कि यहाँ पर सिर्फ एक बंदे के पास पिस्टल है लेकिन इसके पास तो ऑटोमेटिक राइफल्स है, आखिर ये कैसे हो सकता है? तब उसका साथी पूछता है बॉस ली अब हम क्या करें? फिर ली बोलता है करना क्या है, अब हम रिट्रीट करेंगे। फिर वो बंदा अचानक से भागने लगता है। ये देखकर ली चिल्लाते हुए कहता है मेरा वेट करो, हम सब साथ में भागेंगे, ये तो एक नंबर का इडियट है। तभी अचानक से पुलिस वाला उसे भी गोली मार देता है और वो जमीन पे गिर जाता है। ये देखकर ली चिल्लाते हुए कहता है सही हुआ, ये मेरी बात नहीं सुन रहा था। फिर वो अपने साथियों को बोलता है सब लोग 3 की काउंटिंग पर बाहर निकलेंगे और वो जैसे ही 1 2 3 काउंट करता है वैसे ही सारे लोग भागने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर ली नहीं भागता बल्कि ये तो इसका चाल था कि जैसे ही उसके सारे बंदे मर जाएंगे और पुलिस वाले का एमो खत्म हो जाएगा तब वो भागना शुरू करेगा और होता भी वैसा ही है। इधर पुलिस वाला जब अपने गन को रिलोड कर रहा था तब वो सब कार में बैठ के जाने लगते हैं लेकिन उनका एक साथी बच जाता है और वो उस कार के पीछे भागने लगता है। तभी पुलिस वाला उस बंदे के सिर पर भी गोली मार देता है और उसे वहीं पर खत्म कर देता है। इधर हम चोंग और जियांग को देखते हैं जो कि तेजी से आगे बढ़ रहे थे। तभी जियांग को कुछ आवाज सुनाई देता है। ये सुनकर वो बोलता है रहने दो, अभी मुझे सिर्फ अपने मिशन पर फोकस करना है ताकि मैं अपने 25 पॉइंट को ले सकूं। फिर वो दोनों जैसे ही रॉक्सिंग बिल्डिंग के सामने आते हैं तब वो बहुत सारे लाश को देखते हैं। ये देखकर जियांग हंसते हुए कहता है लगता है जो गन मैंने दी थी वो उन्हें काम आ ही गई। इधर हम ज़ॉम्बी यानी चोंग को देखते हैं जो उस लाश को देखकर गुर्राने लगता है। तब जियांग बोलता है क्या तुम्हें भूख लगी है, तुम चाहो तो खा सकते हो। ये सुनते ही चोंग हंसने लगता है और वहाँ पड़े डेड बॉडी
इसको नोच नोच कर खाने लगता है। तब जियांग उससे कहता है 8 बजे से पहले मुझसे मिल जाना ताकि हम सब साथ में जा सके, और वो आगे बढ़ने लगता है। इधर हम चोंग को देखते हैं, जैसे ही वो मांस को खाता है तब उसके दोनों आंख लाल हो जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।